अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 न्यूज़ ओनली ऑन कौन तो उल्टा बोल रही हूँ जहाने रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज़। देखिए आज मुझे माफ है सब कुछ क्योंकि मुझे इतना तेज बुखार है 2 दिन से और मैं छुट्टी के सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ हमारा आज आधा जो स्टूडियो में नहीं आया हुआ उनको भी बुखार है, उन्होंने छुट्टी की, मैंने नहीं की। और मैं आज अगर उल्टा बोलूँ कुछ बोलूँ मुझे माफ है। दोबारा से बोलते हैं जी। वेलकम टू क्या था जहां रमजान ट्रांसमिशन ओनली ऑन 365 न्यूज़ जी। और खुश तो तुम बहुत हो गए। मैं खुश नहीं हूँगा, आप खुशी का पहले ही इजहार कर ले। मैं कह रहा था थोड़ा रुक जाए, सबर कर लें, जरा देख लें लड़कों को। नहीं जी, तालियां बजवाऊंगी मैं तो स्टूडियो में। खुश तो तुम थे। नुमान भाई भी मुझे थोड़ा सा 50-50 खुश लग रहे थे कि जैसे इजहार नहीं कर रहे कि पता नहीं क्या। उनको मेरे ख्याल पता था, बहुत रोका मैंने, उनको पता था। मैं तो वैसे ही ज्यादा खुश नहीं हो रही थी कि हमारी क्रिकेट टीम है। अच्छा, खुद तालियां बजवाई आपने। ये फ्लूक था जो खेल गए ना, अब वापस आ गए हरकतों पे, अपनी बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस पे, बैक टू जीरो। अच्छा, हरकतें क्या है? हरकतें थोड़ी सी बताए थे। 220 का 221 का टारगेट मिला है और अभी तक आपको पता है कितने पाकिस्तान ने रन बना लिए? मुझे जानना ही नहीं। जाने इसको, जान के जिए। 8 विकेट्स आउट हो चुकी है 61 रन पे। ये है पाकिस्तान के लिए। देखिए मैं ये कह रहा था, देखना भी नहीं चाहती और बात भी नहीं करना चाहती। आज मैं ऐसे हूं शो पे, जब क्रिकेट की बात होगी मेरा एहतजाज है ये कि मैंने मुंह टेढ़ा कर लिया। नादिया मेरी बात सुन ले। नहीं नादिया मेरी बात सुन। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, देखिए हमारी सियासी जमातें भी अक्सर ये करती हैं कि फैसला कोई आता है तो उसके पढ़े बगैर उस मिठाइयाँ तकसीम कर देते हैं, फिर बाद में ही पता चलता है कि फैसला उनके खिलाफ था ये। ठीक है, तो मैं कहता थोड़ा रुक जाती, जरा थम जाती, थोड़ा सीरीज हो जाती तो तालियां भी बजवा लेती। मैंने एक एनालिसिस दे दिया था जो कि मैंने शो पे नहीं बोला कि शायद गलत हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन मैंने ये बोल दिया था कि मुझे लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड हल्का खेला ताकि ये एक मैच जीत जाए, ताकि मैच इंटरेस्टिंग हो बड़े जाए। लड़के ले आए ना, सारे अगर वो आसानी से जीत जाएंगे तो उन्होंने कहा यार एक पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसको जीतने दो ताकि हमारे मैच में कुछ तो हो देखने वाला। तो शायद इसलिए कि आज के मैच में वो बड़े लड़के ले आए ना, बड़े लड़के ले आए वो आज के मैच। अच्छा, वो क्रिकेटर्स चेंज हो गए थे। ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे होता है टेप बॉल पे, यार देखो हम जीत जाते लेकिन वो लड़के नाज़िमाबाद के ले आए थे। मैंने तो भी आज तक क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं करी। अच्छा चले फिर आगे बढ़ते हैं, बात पता चल जाएगा, रिजल्ट तो आने वाला है। बड़ा दुखी हो गए यार सब। कोई बात नहीं, क्या हुआ? थोड़ी इतनी छोटी सी खुशी 24 घंटे की खुशी थी। यही मुमकिन था इतनी उजलत में। अच्छा तो जनाब खैर आज के शो में बताते हैं आपको क्या क्या हमने बात करनी है। 23 मार्च है आज, पाकिस्तान डे है। पाकिस्तान की बुनियाद अगर हम कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज के दिन से फिर रखी गई और वो स्ट्रगल, वो जद्दोजहद में एक तेजी आई आज के दिन के बाद, 23 मार्च 1940 के बाद। तो इसकी बात होगी। और बचपन से हमारे यहाँ एक कस्टम है कि 23 मार्च हो 14 अगस्त हो तो हमारे घर ना टीवी पे परेड लग जाती है। परेड लग जाती है, बिल्कुल, सब बच्चे उठ के देखते हैं। हाँ जी, आज भी माशाल्लाह, पहले अब्बा लगाते थे रेगुलर, अभी फैसल ने टीवी लगाया हुआ, सबने देखा तो हम तो सब तकरीब देख के आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये बचपन से हमारे यहाँ ये कस्टम है कि इनको भी दिखाया, हम भी देख रहे थे, बहुत अच्छा लगता है, जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी तकरीब थी, बहुत जबरदस्त, और हमने तो सब देखा भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब आप देखें वफाकी दारुल हुकूमत में भी सलामी दी जाती है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान की बात की जाती है। इस तरह सूबाई दारुल हुकूमतों में भी बड़ी अहम तकरीबात का एहतमाम होता है। आप देख रहे हैं दस्ते जिस तरीके से मार्च पास कर रहे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है पाकिस्तान के शोहदा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान की जद्दोजहद में, उनको आज के दिन याद किया जाता है। और ये याद करना इसलिए ज़रूरी है, तजदीद अहद वफ़ा इसलिए ज़रूरी है कि हम देखें कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और वो जो बेशबहा कुर्बानियाँ दी गई, क्या उनको हम अब आगे लेकर चल रहे हैं, उनके मिशन को, बाबाए कौम के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहा है। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए, मुल्क का बच्चा और सब अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो चल नहीं रही वो क्रिकेट नहीं चल रही, क्रिकेट नहीं चल रही, फिर वापस उधर उस पे आ गए हों। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी परेड, बहुत अच्छी तकरीब। और अब हम शो पे और क्या होगा शो पे और बताते हैं। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी तो बिल्कुल जी, जिनके दिल और पेटियां सामान यहाँ वापस अम्मी के पास रखवाए हुए, डिनर सेट, क्रॉकरी, अम्मी वहाँ मैं खुद ले लूंगी, आप यहाँ रखें। और कुछ 20-30 साल से उनका सामान यहाँ पड़ा हुआ है और घर वाले पूछे क्या करना है इसका, अम्मी
भी रखें, कपड़े भिजवा दीजिए। हाँ, और वो कपड़े इधर उधर से नहीं भिजवाते भी नहीं, अब वो पड़ी हैं, वो रजाइयाँ, वो क्रॉकरी, वो कांटे चमचे पड़े हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं गद्दे भी पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, यार किसी को दे दिला दें प्लीज, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो जब भी क्योंकि ये हमारे घर में मसला है, जो बाहर बहन भाई उनका सामान पड़े हुए, हाथ नहीं लगा रहे। हाँ बिल्कुल, और वो आती है उनकी आएगी खातून सफाई करके ना रखते चली जाएंगी, लेकिन सामान को हम हाथ नहीं लगा सकते। तो उसमें क्या ऐसे हीरे जवाहरात नहीं पता चलेगा। चले आज पूछ लीजिएगा इनसे भी जो हमारे साथ होंगी ना कि भाई है कुछ सामान। मेरा दिल करता है कि ये जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं एक दिन एक ऐसी मशीन निकाले कि जिससे हम स्कैन कर सकें कि इन पेटियों में क्या है, क्या है इसके अंदर, रजाइयाँ क्रॉकरी के अलावा कोई और हमारे काम की चीज है। प्लीज आई रियली विश कि ऐसी कोई ऐसा स्कैनर, वो जो एयरपोर्ट पे होता है खोजी, उससे चेक कर डिटेक्टर भी होता है उसमें, और फिर वो एक आप देख सकते हैं अंदर की क्या। लेकिन पता है हमारे नहीं, मैं तो चाहती हूँ मैं ऐसे ना ऐसे देखूं अपने लैपटॉप पे क्या अंदर, ओहो एक्सरे, ये देखो ये वाली काम वाली कमीज पड़ी हुई है, तो पट्टा गोटे वाला पड़ा हुआ है, निकालो इसको। वो तो हमारी ऐसी मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकती, ये नॉन स्टील की आइटम। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी की बात होगी। और फिर हम कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं जो मीडिया पर्सन से रिलेटेड हैं, उन केसेस की भी अपडेट लेंगे, और एक अरमगान का जो केस है इसकी भी नादिया अपडेट लेनी है, क्योंकि जो साजिद हसन के बेटे का भी एक इंटरव्यू है, और उनकी जो पूरी एक रिपोर्ट है, जो उनका सारा कन्फेशन कह दें, जो उन्होंने बताया सारा, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। और मैंने कहा कि आज हम शो पे ना सेकेंड आवर में इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे, इसकी रिपोर्ट, केस अभी तक कहाँ तक पहुँचा, और ये साजिद हसन के बेटे ने क्या बताया उनको FIA को। और मैं आई मस्ट से कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इतनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोगों को दिखाया जा रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये FIA और जो भी इन्वेस्टिगेशन में सब लोग इन्वॉल्व हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इनका तो इस पे हम बिल्कुल जरूर बात करने हैं। और हमारे साथ ड्रग्स की भी इससे रिलेटेड तो वो डॉक्टर साहब भी होंगे। अच्छा, उसके बाद जो साहिर ने अपने इस कन्फेशन में और इसमें अपनी बता रहा था बयान में बार-बार मेडिसिनल वीड, वो क्या हम बाद में ना करें ना ये बात। अच्छा जी, मेडिसिनल वीड जो होती है, इसका मतलब मेडिसिन आ रहा है ना, तो अगर ये कनाडा और कहीं किसी को दी जाती है तो इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है फिजिशियंस या डॉक्टर्स। और मैं ये जानना चाहूंगी, जो हम डिस्कस भी करेंगे, कि साजिद हसन के बेटे को ये मेडिसिनल वीड जो थी किस प्रिस्क्रिप्शन के तहत इनको मिल रही थी, और ये कोई डॉक्टर है जो आगे प्रिस्क्राइब कर रहे थे या फ्री बांटते फिर रहे थे और बेच रहे थे, किस हैसियत से, किस राइट से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए मेडिसिन का इस्तेमाल जो होता है ना, और बार बार ये लफ्ज इसलिए बोल रहे हैं कि शायद हल्की हो जाए बात, कि मैं तो मेडिसिनल वीड बेच रहा था। कैसे बेच रहे थे? बेचने की आइटम ही नहीं है, तो प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है बेटा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, डॉक्टर हो, उनके लाइसेंस होते हैं। और इसमें ना इसको समझना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर इब्राहिम शो पे आएंगे, हम उनसे बात करेंगे अबाउट दिस मेडिसिनल वीड, और ये जो वीड लेके बच्चे कहते हैं ना कि जी ये तो वहाँ लीगल है, इसके तो कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं, तो हल्की सी बज है फिर ठीक हो जाता है जी, ये एडिक्शन है, और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये हम आपको बताएंगे आज, बट सेकंड आवर में देखते रहिए। बात होगी कि ये लाइसेंस होता है, ये जो ड्रग्स बनती है, मेडिसिन बनती है, बिल्कुल लाइसेंस के अलावा नहीं होता। ये जो है ना, ये मैं बताऊं ज़ोहेब, हमारे घर में घुस गए हैं ये जो बच्चे हैं ना, ये जो ड्रग डीलर्स हैं, ये डीलर्स हैं, और ये हमारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। तो मुझे अगर अपने बच्चों को बचाना है, आपको अपने बच्चों को बचाना है, तो इनसे लड़ना पड़ेगा बड़े सीरियसली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम ये बाकायदा तौर पर बड़ी वजाहत के साथ और डिटेल में ये हमारा पहले दोस्तियां करते हैं, फिर घरों में घुसते हैं, दिमाग में घुसते हैं, और बच्चों को एडिक्ट बना देते हैं, फिर उनको आगे से डीलर बनाते हैं। बिल्कुल, तो ये सब हमने बात करनी है, लेकिन हमारा सेगमेंट होगा ये सेकंड पार्ट में हम इस पर बात करेंगे। तो अब हम आगाज़ करते हैं बाकायदा अपने शो का, और 23 मार्च की बात करते हैं, जो खरोश से आज का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और तक़सीम बरसग़ीर की जद्दोजहद के दौरान जाम शहादत नोश करने वालों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, इस दिन की मुनासबत से बताइए, कितना अहम है इस दिन को सेलिब्रेट करना, आने वाली नस्लों को बताना कि पाकिस्तान की जद्दोजहद में और पाकिस्तान को संभाल के रखने में अभी भी कितनी जानों के नजराने हम सिक्योरिटी फोर्सेस भी पेश कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, आज का दिन एक तारीखी दिन है, यकीनन पाकिस्तानी कौम एक मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और देखें, आज के दिन एक पाकिस्तान के बनाने के लिए एक अज़म का इजहार किया गया था, और नेक्स्ट 7 ईयर्स में हमने देखा पाकिस्तान बन गया था। लेकिन आज इतना अरसा गुजरने के बाद आज टाइम आया है कि हम चेक कर लें, हम खुद एहतसाबी कर लें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और यह हमारे अचीवमेंट्स क्या है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है। क्या पाकिस्तान
आज भी दरपेश चैलेंजेस हैं, क्या हम उससे निकल आए हैं? आज भी देखें, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, टेररिज्म है, एक्सटर्नल आपके ऊपर चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, और इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, रूल ऑफ लॉ के मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल में तमाम ने मिल के ये सोचना है, जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी गई थी, कि जहाँ पे हमने सोचा था कि लोग यहाँ पे पीसफुली हारमनी के साथ रह सकें, तो उसमें कुछ अब यकीनन हम देख रहे हैं, जिस तरह टेररिज्म यहाँ पे हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, जब बलूचिस्तान की बात करते हैं, और फिर देखें पॉलिटिकल, जब मैं कहता हूँ पोलराइजेशन है, तो रिसेंटली हमने देखा, जब हमने कोशिश की थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट के सामने बैठी थी और वहाँ पे उन्होंने डिस्कस करना था दी चैलेंजेस टू द कंट्री, लेकिन उस अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कुछ पार्टियाँ ऐसी थी जिन्होंने अटेंड नहीं किया। सो देयर बाई वी गेव ए रॉन्ग मैसेज कि हम उसमें भी इतफाक नहीं कर सकें। अनलेस हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इतफाक नहीं होगा, तो यकीनन हम वो मकासद हासिल नहीं कर सकते हैं जिसके लिए कायदे आज़म और उनके रुफ़का ने उस वक़्त कुर्बानी दी थी। पाकिस्तान के पास बहुत बेतहाशा पोटेंशियल हैं, और हमने उसके 10% भी अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया है। तो अभी भी टाइम है कि हमें अपने जो सियासी जो नाराज़गियाँ एक साइड पर रख के पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक अपना किरदार अदा करना चाहिए। बेशक। सही है। ये भी कहिएगा मेरे साहब कि ये भी कितना ज़रूरी है इस पर तवज्जो देना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट हो, हर कोई अपने डोमेन में रहते हुए काम करे, ताकि मुल्क बेहतर तरीके से मजबूत भी हो और यकजहती के साथ हम आगे बढ़ सके। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें कि जब ये अज़्म इस्तेहकाम का कंसेप्ट जो पेश किया गया था, उसमें यही मकसद था कि हर इदारे को अपना किरदार, अपना रोल अदा करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान अपना रोल अदा करेगी, जब भी डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे तो उस पर इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अलावा देखिए, हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं, पुलिस भी है, CTD भी है, लेवीज भी हैं, अच्छा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जुडिशरी भी है, तो सब ने अपना एक किरदार अदा करना। अनफॉर्चुनेटली आप एग्री करेंगे कि हमें पाकिस्तान हमेशा यकीनन कौम अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखती है, लेकिन पाकिस्तानी फौज जो है हर जगह पे पहुंच नहीं सकती, जा नहीं सकती है। लेकिन ये है कि अगर हर ऑर्गेनाइजेशन अपना किरदार अदा करें, लेकिन हमें मसाइल हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के मसाइल हैं, सोशो इकनॉमिक मसाइल हैं, तो दैट्स वाई जब हर इदारा अपना किरदार अदा करेगा सिंसेरिटी के साथ, तो हम इस पाकिस्तान को उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली देखें, बलूचिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ दहशत गर्दी है हो रही है, तो वहाँ पे 84% एरिया जो है वो लेवीज का है, दैट इज नोन एज बी एरिया, जहाँ पे पुलिस जा नहीं सकती है। सो 84% में से 60% ड्यूटी पे नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडक्शन लेवीज की होती है सरदार और नवाब के रिकमेंडेशंस पे। सो वो उनकी नौकरी करते तो तनख्वाह लेते हैं, जो रिमेनिंग है वो ड्यूटी पे, मतलब दे आर ऑपरेशनली नॉट अनफिट। भाई साहब, वक्त भी हमारे पास कम है। आज़ादी को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप ये समझते हैं हमारे मुल्क में हम ये दूसरी कौमों को जो कि महकूम है ना, बिल्कुल जो कुर्बानियां दे रही हैं अभी भी। हमने तो आंखें खोली ना आज़ाद मुल्क में, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं जो आए थे इंडिया से वॉर के टाइम, उनकी स्टोरी सुने, इसमें मेरे वालिद साहब भी हैं, बाकी लोगों की कहानियां सुनते हैं, तो क्या उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो अब हमें उसकी अहमियत का अंदाजा शायद नहीं। जब आप दूसरे मुल्कों को देखते हैं जो फाइट कर रहे हैं आज भी आजादी के लिए, आप बिल्कुल कश्मीर में देखें जी उस पर थोड़ी सी बात कीजिए मेरे साहब। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे सामने मिसाल है कि हमने सीरिया को देखा है रिसेंटली, वहाँ पे क्या हुआ है। यमन आपके सामने मिसाल है, फलस्तीन मिसाल है, इराक पास में हमने देखा कि वहाँ पे है, सूडान आप देख लें, यमन देख लें, तो वहाँ पे ये था कि एक वो वहाँ पे एक तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ पे फौज नहीं थी, फौज कमजोर थी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपकी फौज जो है कि दुश्मन 10 दफा सोचता है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। सो दैट्स वाई कि अभी उनको पता है कि पाकिस्तान को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो दैट्स वाई एक तो वो ये हाइब्रिड और ये 5th जनरेशन वारफेयर कर रहे हैं, जिसमें हमारे लोग मिल गए हैं उनके साथ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, फिर इदारों को मलाइन करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये है कि हमें इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि देखें, ये पाकिस्तान आर्मी हम कहते हैं इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंट्री, और जिसने तमाम लोगों को जोड़ के रखा है, नेशनल फैब्रिक को जोड़ कर रखा है। तो मेरा ख्याल में हमें सब मुत्तहिद होकर कौम को अफवाज पाकिस्तान के साथ, माजी में भी हमने देखा कि दे हैव रिजन टू द ओकेजन,
तो आइंदा भी इंशाल्लाह ये कौम साथ रहेगी तो हम यकीनन वो जो मुश्किलात हैं, जो दहशतगर्दी है, उनको यकीनन हम शिकस्त दे सकेंगे। जी बिल्कुल जी, सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ब्रिगेडियर रिटायर्ड Thank मसूद you, अहमद sir. खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया और बिल्कुल पता सही मैं आपने- उस दिन भी बात कर रहे थे डिजिटल दहशतगर्दी, जी। ये बड़ी ज़रूरी है। एक तो वो जंग है जो हमें नज़र आ रही होती है, जो हमारी आर्मी लड़ रही है, एक ये जंग है जो चल रही है और उसको हम या तो रोक सकते हैं या हम मुकाबला कर सकते हैं या उसका हिस्सा बन जाए और अपने खिलाफ ही जो है उसमें फिर हम कोई कदम उठाएं। वो डिजिटल वीडियोस, चीज़ें, प्रोपेगेंडा जिसको हम शेयर करते हैं और जिस पे हम रिएक्ट करते हैं, जब उनको पता है ऐसी कुछ अभी स्पेशली हमारे जो आर्मी के फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ वीडियोस बनी थी ना, बड़ी बिल्कुल, कुछ अर्सा बहुत सारी पहले बड़े वीडियोस बनती है, अग्रेसिवली, fake ये वीडियोस सारा बनती है, जी। मकसद ही यही था कि भाई लोगों के जहनों में ना अपने फोर्सेस का इमेज खराब करो, इनको कमजोर करो, फिर हम जो है अटैक करेंगे। और ये जो जंग है ना ये जिसकी नादिया समझे इस बात कर बात रही को। है, ये जंग हमने लड़नी है, हर ये पाकिस्तानी इसमें हम ने, फौजी हैं, सिविलियंस ने बिल्कुल, लड़नी है, ये बिल्कुल, फौज इसमें ने नहीं लड़नी। ये हमने लड़नी है। और किस तरह लड़नी है कि ऐसी वीडियोस को रिपोर्ट करें, इनको शेयर ना करें। अब जिस तरह पिछले दिनों था कि जी बैन लग गया पाकिस्तानियों पे यूएस वीजे का, कहाँ से बैन? जब भी इन वीडियोस को पता ट्रैक करते हैं, इस पे चेक करते हैं कि कहाँ से ये वीडियोस निकली, हमेशा जो है ना तारे इंडिया से जाके जुड़ती हैं। इवन एआई की जो वीडियोस, हमारे ड्रामास की मैं बात करूँ तो नीचे कुछ, हर ड्रामे के नीचे बड़ी वाहियात कुछ वीडियोस आजकल आ रही हैं आर्टिस्ट को लेके, उनको ट्रेस करें इंडिया वहीं जाके से आपको उड़ता तारे, जा रहा है, हर वो तार डिस्ट्रिक्ट वहां को जाके याद है। मिलती है क्योंकि वहां वो बड़े तेज भी हैं, फारिग भी हैं और वो ऐसी और वीडियोस पाकिस्तान बना से के उनके इधर दिल में आती हैं। हाँ, जी जी, तो ये उनकी एक जंग, इस वक्त दो जंगें चल रही हैं और दूसरी जंग हमने लड़नी है और हमने जीतनी है, जो डिजिटल आपकी टेररिज्म है। प्लीज इस पे समझें कि हम सब ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट बिल्कुल करना अपना है। कोई किरदार अदा खबर, करना है एज अ पाकिस्तानी, कोई भी वीडियो बगैर तस्दीक बिल्कुल। के कोई खबर आगे नहीं बढ़ानी आपने। शेयर और नहीं पाकिस्तान करनी। को डिफेम करने के लिए बिल्कुल। खासतौर पे जो खबर हो तो उसमें बिल्कुल ध्यान ना दें, आप उसको बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि देखें ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बहुत सारे हैं, वो भी देखते हैं इस प्रोपेगेंडा को, इस डिसइंफॉर्मेशन को वो भी देख रहे होते हैं। पता नहीं क्या उनका परसेप्शन बनता है, कितने कंसर्न हो जाते हैं वो बगैर किसी वजह के। पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी इस्टेब्लिश हो रही है, स्टेबल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनके जहन में परसेप्शन ये बनाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान कोई। और हमारे जो फोर्सेस में फौजी हैं उनका हौसला हमें बुलंद करना है। ऐसी वीडियोस को हमें बिल्कुल बिल्कुल बैन कर रद्द देना करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, ताकि उनका हौसला ना कम हो और उनको पता चले कि हर पाकिस्तानी उनके साथ खड़ा है हर बिल्कुल वक्त। ऐसे। तो एक ब्रेक नादिया हम यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर हम ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात बिल्कुल। और करेंगे। किससे बात करेंगे? राफिया सुहेल से, जहान रमजान में। कीप वाचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहान रमजान में अभी हम चलते हैं ओवरसीज जी, और हमारे साथ कौन है? राफिया सुहेल है हमारे साथ। राफिया सुहेल, और पता आपको शेफ भी हैं, हाँ, तो इन्फ्लुएंसर भी होंगी, कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर। बहुत बिजी भी होंगी आजकल तो। बिल्कुल, शारजा में होती हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया एंड ज़ुहैब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से। बड़ी एनर्जी माशाल्लाह आपके अंदर, सलाम में ही नजर आ गया। मुझे तो राफिया सही बात बताऊं, बुखार है थोड़ा सा, ये ठीक है लड़का तो माशाल्लाह, ये आज बहुत चटक पटक है, मैं थोड़ी डाउन हूँ और बहुत जज्बाती भी हुई है। चलिए अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और आप लोगों के रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे सही जा रहे हैं। तो बताओ क्या शारजा में भी थोड़ा कोई वायरल आया हुआ है, बुखार जुकाम कुछ ऐसा, या वहाँ नहीं, सब अभी ठीक तो है? नहीं आता का शुक्र, क्योंकि यहाँ पे अभी स्प्रिंग ब्रेक हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तब ज्यादा बीमारियां घर आती हैं, ज्यादा बिल्कुल, मसले होते हैं ना। exactly। बच्चे ला रहे होते हैं घर में, मम्मी ये लो ढस, ये लो मम्मा, ये लो भैया ढस। वैसे एक बात है ये, एक बच्चे की वजह से पूरा घर जो है सब वो नहीं वैसे एक बात है, ज़ैनब भी जब स्कूल से आती है तो क्या लाती है साथ? क्या? जुएं। ना करो, ये तो कौन से स्कूल जा रही है यार, ये तो बच्चों को चेक करना चाहिए। और ये सबसे खौफनाक चीज है, अगर बच्चों के सर में जुएं आ गई ना, आहा, ये वो निकाल के थक जाती है सहरिश, लेकिन लेकिन ये नहीं, गलत बात है। ये तो स्कूल में शिकायत करनी चाहिए कि सबके जो सर है ना बच्चों के चेक करें। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपसे। और ये स्पेन में हो रहा है या ये कराची में हो रहा है? अच्छा, इनकी बेगम स्पेन भी होती है अक्सर, तो मैं कहा पूछूं कहाँ ये मसला हो रहा है। तो चलिए राफिया, वापस आप पे आते हैं यार। आप शेफ भी हो, कंटेंट क्रिएटर भी हो। जी नहीं, छोटा जवाब जी के बाद क्या कंटेंट, क्या बात तो अभी शुरू हुई है, तुमने खत्म कर दी। ऐसे बोल रहे, मतलब मुझे हर चीज का शौक है। मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं हर फन मौला हूँ। मतलब मुझे कुकिंग भी आती है, मुझे नाच भी आती है, मैं हर चीज में कंपटीशन में पार्ट भी लेती हूँ, हर चीज में। मतलब तुम्हारा जेमिनाई तो नहीं स्टार, तो मई में तो नहीं पैदा हुई, मई जून में जेमिनाई हो? कैप्रिकॉर्न होगा वैसे। मैं जून में पैदा हुई हूँ, कैंसेरियन। कैंसेरियन होगी या जेमिनाई होगी, मैं यही कहना चाह रही थी। आपकी क्वालिटीज तो कैप्रिकॉर्नियन की वो। ये आपकी हरकतें बिल्कुल जेमिनाई कैंसेरियन वाली हैं, हम ऐसे ही हैं। जल्दी बोर हो जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा चैलेंजेस चाहिए। फ्रेंडली भी हूँ।
और किसी की हेल्प करने में भी 1 मिनट नहीं सोचती। अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं फौरन से पूरी ओपन किताब की तरह हूँ बस। कुछ लोग फ्रेंडली नहीं होते ज़ोहेब, जैसे जी जी जैसे हाँ, आपका क्या जैसे- स्टार है? मैं कैप्रिकॉर्न हूँ। कैप्रिकॉर्न ओ अब पता नहीं क्यों हो, लेकिन ओ अच्छा, सब स्टार्स अच्छे होते हैं। हाँ। राफिया बताओ तुम कि क्या कंटेंट बनाती हो, जरा उस पे भी बात करें, फिर तुम्हारी फिर कुकिंग पे भी बात करेंगे। पेज है अच्छा, इंस्टाग्राम पहले पे? तो मैं जो जी पहले इंस्टाग्राम पे मैं पहले फूड पे थी, मतलब मेरी जो नीश थी लाइफस्टाइल मतलब फूड पे था, सारी मैं फूड ब्लॉगिंग करती थी। मैं अपना यूट्यूब चैनल भी रन करती हूँ। फिर अचानक से मैंने अपने जो है वो चेंज करा और अब मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो गई हूँ। अब मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ, काफी बड़ी ब्रांड्स के साथ भी, और रिव्यूज पे जाती हूँ, रेस्टोरेंट रिव्यूज पे जाती हूँ, साथ साथ फैमिली को भी देख रही हूँ। क्या मेन्यू क्या है, ईद का मेन्यू क्या है? ईद का मेन्यू मैंने इस दफा सोचा है थोड़ा सा बिरयानी पुलाव से हटके सिंगापुरियन पे आ जाते हैं हम, और थोड़ा सा हम ब्रेन मसाला कर लेते हैं, और मेरा एक कैरमल बिस्किट डिलाइट है वो बनाऊंगी। सॉरी, ब्रेन पे ना एकदम ब्रेन मसाला, ये ऑर्गन मीट की बात आती है ना तो एकदम और सिंगापुरियन अच्छा राइस लगता तो ये है है कि बहुत। बस सब डाल दें उसके अंदर। स्पेगेटीज भी डाल दें, ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, सिंगापुरियन राइस। यार ये तो बताओ राफी, ब्रेन या बना full कैसे proper लेते meal हैं? है वो। ये दिल कैसे करता है? ये ब्रेन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, अजीब से नहीं लगता? दिल नहीं खाना भी- खराब होता है? बिल्कुल। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक होता है ना कि अगर आप खुद फूडी हो और आपके घर में सब पसंद करते हैं तो फिर तो बनाना पड़ता है। मुझे तो कभी किसी को भी पसंद ना मैं ना बनाऊं। मेरे को ये प्यार नहीं है, ये जुल्म है। मैं नादिया और मुझे ब्रेन खाना पसंद है हाँ, बस। हम वैसे खा लेते हैं, अच्छा। लेकिन हम पका के नहीं खाते। जी हाँ, अच्छा, वैसे खा लेती है? सही कहें? है, सही है। हाँ, जरा मुश्किल लगता है, मुश्किल काम है। अच्छा, आपने कुकिंग शोज पे भी पार्टिसिपेट किया, तो ये कहाँ थे? पाकिस्तान में शोज थे या यूएई में? अच्छा, एक पाकिस्तान का चैनल का नाम ले सकती हूँ मैं? जो भी था, शो का नाम ले लो। जी, लाइवली वीकेंड पे आई थी मैं, तो वहां पे मैंने 4 डिशेस बनाई थी। और फिर दुबई में एक शो हुआ था फूडशाला के नाम से, तो वहां पे मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो मैं फिर उसमें क्वार्टर फाइनल तक गई थी। अच्छा, फूड स्कूल, जैसे पाठशाला स्कूल है, तो फूडशाला वुड बी कॉन्टिनेंटल सब चीज था उसके अंदर, पूरी दुनिया के जी, था। उसके अंदर सब कुछ था, इंडियन, पाकिस्तानी, इटालियन, सब कुछ। तो तुम जीती थी? क्या प्राइज है? और क्या वो मिला? जो- क्या प्राइज मिला था और क्या उसके जो जीती थी? host थे, जी, और उसके जो होस्ट थे वो संजीव कपूर थे। अरे वाह, उनका तो अपने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ, बड़े जबरदस्त। तो मुझे बताएं, इटालियन पिज्जा जो होता है, हम तो वेजीज वाला ही खा सकते हैं वो। हाँ, जहाँ भी जब इटली जाए तो बस वो वेजिटेबल, उसमें टेस्ट नहीं आता। टेस्ट कैसे लाया जाए उसके अंदर बगैर चिकन के? हैं? क्या कहा? बगैर चिकन के टेस्ट बगैर लाना तो चिकन के मुश्किल है। taste। आप- वेजिटेरियन आप चीजों में चीज और आप चीज और vegetarian सीजनिंग से ज्यादा टेस्ट लेकर आ सकते हैं कि आपके मसाले, चीज और जो ऊपर टॉपिंग पे हम सीजनिंग डालते हैं उससे बस टेस्ट एनहांस कर सकते हैं हम। अच्छी चीज बनी हो ना मजे की, तो मुझे लगता है कि आप फिर खा लेते हैं। जैसे पालक पनीर इतने मजे की चीज है कि उसके आगे आपको चिकन वगैरह अच्छी नहीं उसको लगती। सही पालक का पानी खुश्क होना चाहिए। आप क्या ख्याल है? मैंने सही नजमा कहा? के हाथ की ना तोरियां खाएं, आपको पता चलेगा अच्छा। क्या तोरियां वो बनाती हैं। और ये मिर्चें और क्या बैंगन बिगारे जो बना रही है ना नजमा बाजी हमारे यहाँ, आपकी सोच है। मैं कहती हूँ, मैं क्योंकि मैं भी बहुत प्रोटीन लवर हूँ, मैंने कम कर दिया जब से, इतनी बनाने वाले के ऊपर है। और बिगारे बैंगन, हाय हाय हाय, कितना जबरदस्त। आपको क्या पता तुम्हें ज़ुहैब? नादिया को भूख लग रही है? नहीं, भूख नहीं लगी। मैं कह रही हूँ कि हाँ, नहीं भूख नहीं लग रही, आज तो बुखार है ना। बुखार है, अच्छा। ओ नहीं, भूख बगारे नहीं बैंगन लगी। याद आ रहे हैं। लेकिन ये है कि वेजिटेरियन चीजें अगर अच्छी बनी हो, बड़े मजे के। मैंने उस दिन कौन से कोफ्ते खाए, आलू बुखारे के, दुबई में ही, क्या मजेदार थे। अच्छा। हाँ, इसके बनाना के पकौड़े, केले के यानी पकौड़े। मीट नहीं था उसके अंदर कोफ्तों में? क्या मीट तो होगा? नहीं नहीं नहीं, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था ना, तो वेजिटेरियन जिस तरह बनाते हैं ना कोफ्ते, जिस तरह की चीज़ों से नट्स एंड ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप मिस नहीं करते चिकन को। यस, आई एम टेलिंग यू, ये बात तो है। अच्छा बना वो। बस ये ज़ुहैब को ना थोड़ा खिलाने पड़ेंगे अच्छे खाने उनको जरा। हाँ, चीजें बताना पड़ेगा। आपको कहना चाहिए खाएंगे तो पता चलेगा, ये जरूरी है। अच्छा, मुझे बताओ, तुम ये शारजा में तुम रहती हो कहाँ? कॉर्निश के पास? मैं शारजा में रहती हूँ, अबू शगारा में, मेगा मॉल के बैक साइड पे। अच्छा, क्या बात है। जरा दिखाओ थोड़ा सा आपका अपार्टमेंट, देखें कैसे तुमने डेकोरेट किया। कितनी सुगड़ है मेरी बच्ची। सिखा के भेजा था। अच्छा जी, ये मेरा हॉल है। कैसे तुमने डेकोरेट, मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जौक क्या है, तुमने कैसे डेकोरेट किया अपने प्यारे से घर? वैसे पाकिस्तानी, हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह जनूबी पंजाब का कुछ लग रहा है ये कलर स्कीम जो ये है। मैं 15 फ्लोर पे होती हूँ। 15 और सीढ़ियाँ लेती हो या लिफ्ट से ही जाती हो? नहीं नहीं, लिफ्ट। 15 और पे ये मेरा सीढ़ियाँ hall क्या? है। मैं 15 फ्लोर पे भी लिफ्ट नहीं नहीं लेती नहीं, अब हूँ। ये ना करें। मैं लिफ्ट मैं नहीं कह दिया तो आपने कहा कि मैं स्टिक करती मैं हूँ। पता इसमें क्यों, 15 मैं असल में इसलिए नहीं, पूछ रही हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ ना, सब ना, ना। मैं लिफ्ट नहीं लेती। मैं 15 फ्लोर पे कोशिश यही होती है, कोशिश वरना यही मैं जाती ही नहीं, मुझे डर लगता है। मुझे 3-4 लिफ्ट के बाद फिर लिफ्ट इसलिए मैंने पूछा कि मैं खुद डरती हूँ लिफ्ट से।
हाँ तो भाई, ये very मैंने अपना nice. थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है घर को। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े प्यारे कलर्स हैं। बेहतरीन कलर्स आपको हाँ, पसंद है हाँ, यानी आपको येलो और ये थोड़ा सारी आहिस्ता चीजें राफिया, चक्कर आ रहे हैं, जी, थोड़ा थोड़ा yes. आहिस्ता। राफिया आहिस्ता यार, चक्कर आ रहे हो, बस कर दो थोड़ा स्लो। हाँ हाँ, क्या हो गया? बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात। स्लोली स्लोली राफिया, थैंक यू। रुक जाओ, अच्छा क्या जी। रुक जाओ, क्या जबरदस्त वीडियो रुक गई। कॉल है, रुक गई। ये क्या एक्सरसाइजिंग मशीन है? नहीं, स्पीकर है। स्पीकर्स हैं। जबरदस्त साउंड ये सिस्टम के स्पीकर बगैर है, वो टीवी मजा नहीं है, आता। वो डिवाइडर है, वो ड्रॉ है, वो जी, कलर है। वेरी नाइस, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया Roof है। राफिया, बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं, मुझे बताएं ये जो माशाल्लाह, लाइफस्टाइल beautiful। के बारे में आप कह रही हैं, तो क्या करती हैं उस बारे में, क्या कंटेंट बनाती हैं, जरा बताएं ना, और कौन सा कंटेंट आपका पॉपुलर सबसे ज्यादा हुआ है? वायरल वीडियो। मेरा जो है वो ज्यादातर जो पसंद किया जाता है वो आजकल मेकअप और ब्यूटी पर है, लाइक परफ्यूम्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, इवन के स्किन केयर। बहुत ज्यादा आजकल कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो यूएई में बहुत ज्यादा इन हुए हुए, तो ब्रांड फिर अप्रोच करती हैं और उनकी फिर डिमांड होती है कि आप आके स्क्रीन पर बाकायदा फेस शो करके दिखाओ। तो फिर मैं ये करती हूँ कि जो भी मुझे प्रोडक्ट आता है पहले मैं वो यूज करती हूँ, इवन अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं रिव्यू देती हूँ, अच्छा नहीं लगता तो मैं ब्रांड को सॉरी कह देती हूँ। और कितनी दफा सॉरी किया है? एक ही दफा किया है, एक ही ब्रांड को किया है, उनसे फिर बाद में कांटेक्ट कभी नहीं किया। सही बात है, खबरदार मुझे आपने अप्रोच किया, डोंट यू डेयर। लेकिन राफिया मुझे ये बताओ, ये जो तुम कह रही हो कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती हो जो आपको भेजते हैं कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि वरना ये बड़ा जी। मुश्किल शौक है, और ये मैं उससे गुजर चुकी हूँ। 2016 में जब मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रही थी तो मैं ये सेफोरा के 10-10 घंटे गुजारती थी, और हज़ारों दिनम लगे मेरे ये, क्योंकि क्रीम्स लेना, प्रोडक्ट्स लेना, उनको ट्राई करना, फिर बिल्कुल। उस पर रिव्यू करना Review करना। बहुत महंगा काम है। मैं तो बड़ी sponsored नहीं बहुत ही होता भोली थी मैं, तुम बहुत और फिर समझदार हो। नादिया उसके बाद फिर आप उसके बाद वीडियो को, रॉ वीडियो को एडिट करो। कभी कभार तो ये डिमांड होती है कि हमें रॉ वीडियो दे दो, अप्रूव होगी तो पोस्ट होगी, अप्रूव नहीं होगी तो पोस्ट नहीं होगी, फिर मेहनत करो, फिर दूसरी वीडियो बनाओ, तो ये बहुत हेक्टिक काम है। सही है। और वो घर का जो नादिया आप पहले बात करी थी, घर में कौन सा सामान छोड़ा आपने, वो जो पेटी हाँ, वेटियों की वो बात हो पता रही थी, क्या हमने बोला? पूछी हाँ, थी। ये बताओ सारे वाले कहाँ हैं? सारे तुम्हारे घर में कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मेरे घर में मेरी अम्मी है, मेरा भाई है, भाभी है और बाकी पूरी खानदान है, और मेरी शादी भी मेरे ताया की यहाँ हुई है। बस ताया अम्मी की जो वजह आपने छोड़ी है ना नुमाइंदा अपना, वही देखभाल करती होंगी। और ये जो कजन आपके हैं, ये पहले से यूएई में थे, आप शादी करके शारजा गए और ये बाद में प्लान बनाया? ये यहीं के ही बॉर्न बॉटअप हैं, और मैं शादी करके कराची से यहाँ आई हूँ। अब तो मुझे माशाल्लाह 16 इयर्स हो गए यूएई में। यार, तुम तो बहुत पुरानी होगी माशाल्लाह। अब ये मुझे बताओ, मैं शुरू में बात करी थी कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो शादी करके कहीं चली जाती हैं, लेकिन सामान कुछ उनका पीछे रह जाता है, जो अम्मियां पेटियों में संभाल के रखती हैं, ठीक है ना, वो सामान अजीब सा सामान होता है। आप क्या छोड़ के आई हुई अम्मी, किस चीज़ की जो है ना चौकीदारी आपके सामान की कर रही हैं, कुछ है? अच्छा, मेरी अम्मी जो चौकीदारी कर रही है ना, वो मेरे सारे जो मैं यूएई से कपड़े लेके जाती हूँ ना, जो वहाँ शादियाँ होती हैं, तो अम्मी वो सारा सामान रखी हुई है, मशीनरी वगैरह मैं यहाँ से ले जाती हूँ। कहा था मैंने, मशीनरी वगैरह जो मुझे ऑफर में मिलती है वो मैं लेके जाके बस अम्मी के घर में भर रही हूँ। देखा क्या कहा था मैंने, किसी ये हम कर रहे हैं सारे, ये मैंने किसी कहा को था, इजाजत नहीं होती होगी उसको छेड़ने की, है ना? नहीं, किसी को भी नहीं। है ना। तो वो और पाकिस्तान माशाल्लाह हमारे घर भी खुले खुले बड़े बड़े, कहीं ना कहीं कुछ जगह मिल ही जाती है। और पता है इतने प्यारे हमारे पेरेंट्स कभी ना नहीं करते। इतनी खूबसूरत बात है इस रिश्ते की, अब्बा कभी बेटा यहाँ छोड़ जाओ, बच्चे यहाँ रख दो, मैं संभाल लूंगा, सब इतना बहुत प्यारे हैं हमारे माँ बाप माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पैकिंग में भी और आपका बाकी नादिया, ये वाले रिश्ते ना हम यहाँ मिस करते हैं। यकीन करें, कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, बहुत मिस करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम आ रही होती हो घर में, वहाँ मम्मी डैडी है, क्या मंगवाते हैं? जैसे मेरे अब्बा ना वो बादाम वाले नहीं होता था, वो एक वाइट कलर का डब्बा पैकेट होता है मीठे से बादाम का, अमारो समथिंग, वो मंगवाना, बादाम मंगवाना, ड्राई फ्रूट मंगवाना। तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या मंगवाते हैं तुमसे यूएई से? अच्छा, ड्राई फ्रूट तो मस्ट होते हैं, है ड्राई ना? फ्रूट, उसके बाद ये ऑलिव ऑयल, मूव, टाइगर बाम, ये सारी चीजें। मेरी अम्मी वाले काम बिल्कुल सही, मैं भी ये ला रही होती थी। अच्छा चॉकलेट्स वगैरह दर्दों की बहुत आती है, क्रीम, जो बाम्स बाहर आ रही जाते होती हैं थी, सही बात है। और क्या अच्छा टॉफीज वगैरह भी मंगवाते हैं। अब्बा कहते हैं बेटा शुगर मेरा मसला, कभी कभी ना गिर जाती है, टॉफीज लाना, तो वो अब्बा की टॉफीज के भी डब्बे अच्छा, जाते एक हैं। और चीज, यहाँ पर असली शहद, असली मक्खी का शहद मिलता है यहाँ असली मक्खी, बाकी नकली मक्खी है। मतलब हमने कहा ना ऑथेंटिक असली वाला मक्खी। शहद होता है, वो उसी टाइम आपको नहीं, छोटी मक्खी, छोटी बड़ी मक्खी अलग अलग होता है नादिया। वहाँ बड़े अच्छे छोटी मक्खी का अलग है, बड़ी मक्खी का अलग है। तो मुझे वो पता शहद है, लेके जाती हूँ, मुझे सब पता है, मैंने रॉयल वीडियो हनी बनाई थी लेके इस पे। गई थी। नहीं, बाकी कुछ बड़े अच्छे अच्छे शहद के वहाँ ऑप्शंस हैं, यहाँ भी है लेकिन वहाँ भी है। बिल्कुल ऐसे बेरी का शहद और होता है।
ये आपको पता है? हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक होता है मैंने उस दिन मैंने एक हनी ट्राई किया, मुझे बुखार हो गया उससे, मैं बीमार हो गई थी। इतना वो कुछ स्ट्रॉन्ग हनी था कि जब मैंने लिया मुझे उससे बुखार हो गया था। मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वो कुछ हनी था। ऐसे बहुत टाइप्स के हनी वहाँ होते हैं, लेकिन तुमने अच्छी बात बताई कि हनी भी लेके आती हो। भाई राफिया, अच्छा मुझे बताएं, आपने शुरू में कहा था कि मुझे नाद भी मैं पढ़ती हूँ, ऐसा कहा था ना आपने? बिल्कुल कहा था। बस हम आपसे इजाजत ले रहे हैं और रमजान का महीना है, तो नाद जरा पढ़िए ताकि फिर हम इजाजत लें आपसे। चले जी, मैं पढ़ती हूँ जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बात की। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, अपना हरम दिखा दे, दोनों जहां के मालिक, अपना हरम दिखा दे, दोनों जहां के मालिक, किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक, ए मेरे मौला 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 मौला। माशाल्लाह, जी। सुभान अल्लाह, बस काफी। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान प्यारी अल्लाह, आवाज़ है, शुक्रिया। इतनी अच्छी नात पड़ी माशाल्लाह। और बहुत राफिया, अच्छा बहुत किया शुक्रिया, आपने कहा। आपने वक्त दिया। थैंक यू बहुत सो मजा आया मच, आपसे बात करके। आप लोगों का भी। Thank you। बहुत अच्छे तुम्हारे रोजे गुजरे, अल्लाह कबूल फरमाए, और तुम्हारी ईद बहुत अच्छी गुजरे अपनों के साथ। थैंक यू। राफिया बहुत शुक्रिया। तो राफिया देखे ना, उनसे सही आपने बिल्कुल बात की, और हम सबका ये कि वो बहुत घर अच्छा पे लगा। सामान रखना, और वो सारी देखें जैसे हम हैं उसी तरीके से वो हैं, ये बस बाहर बैठ के बातें बिल्कुल करें। हमारा ये स्टाइल है, सबके एक ही ये- मसले हैं, ये- एक ही जैसा एक सब ही चल रहा जैसा होता है। सब ब्रेक चल लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अभी और बहुत सारी बातें, कहीं ना जाइएगा, देखते रहे हमारी जहाने रमजान ट्रांसमिशन और 365 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चलो चलो लो जी, ईद बाजार चलो। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये पंजाबी थी, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? बहुत जबरदस्त पंजाबी बोल रहे हैं, और वो भी मेरे आगे की करा मैं। नहीं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें अपनी तमाम जबानों की ना, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिस होनी खुश चाहिए। होते हैं लोग, ज़ाहिर है जो पंजाबी स्पीकिंग देखते हैं कि यार पंजाबी बोल रहे हैं तो खुश होते हैं लोग, सिंधी भी इस तरह है। तो क्या जी बाजारों का रुख करना है हमने? बाजारों का देखना है कि क्या रुख हो रहा करना है, है। क्या shopping चल समना कमाल है हमारे साथ लाहौर के बाजार में, जमजम है कराची के बाजार में। तो जी। पंजाब और सिंध का फ्लेवर हमें पता चलेगा कि जी क्या ट्रेंड्स चल रहे दोनों हैं, बड़े कितने पैसे लेके लोग निकले हुए हैं, और कुछ मिल रहा है उनको, नहीं खाली मिल रहा है। जेब वापस आ रहे हैं या फिर ऐसे बगैर कुछ खरीदे आ रहे हैं। तो क्या क्या ख्याल, पहले कराची या फिर लाहौर? पता नहीं, जो भी कनेक्ट करा दें, जो भी लाहौर कनेक्ट चलते लाहौर आ हैं। जाए। हाँ, ये तो हमारे पूछना पड़ेगा ख़वातीन इरफान से किसी भी डायरेक्टर कीमत से। पर कपड़े सिलवाने पर तैयार हो। अच्छा जी, तो लाहौर का रुख करते हैं पहले। सबना बताइए भाई, दोनों को दिखा देना ना, सबना भी हमारे साथ ही है और जमजम भी साथ है ना, तो पहले लेकिन लाहौर का रुख करना है। और जमजम जी। को पता चले कि समना क्या आप कर रही हैं, और समना समना क्या- को पता चले कि जमजम क्या कर जमजम रहे क्या कर रही हैं। जी हेलो। और दोनों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। क्या बात है। तो लेसें, हाँ, हाँ। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हाउ आर यू? ठीक है आप? वालेकुम सलाम, ठीक। आप सुनाए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बिल्कुल अब खैरियत से। ये पता, मैंने इसलिए पूछा था कि सबको पता चल जाए कि दिस इज लाइव। वो अभी इस वक्त वहाँ बाजारों में मौजूद है। समना आप कौन से बाजार में है, जमजम आप कौन से बाजार में है? मुकाबला शुरू। जी, मैं तो इस वक्त लाहौर के इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ, और ये लाहौर का काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन बाज़ार भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर त्यौहार के मुतालिक बहुत कुछ ख़रीदने को मिलेगा। और चूँकि ईद करीब आ रही है, तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो हम देख रहे हैं कि लाहौर के बाज़ारों में गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त इचरा बाज़ार में तो पाँव रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद यहाँ पर जो है शॉपिंग के लिए पहुँच चुकी है। कोई कपड़े ख़रीद रहा है, तो कोई चूड़ियाँ खरीद रहा है, तो कोई मेहंदी खरीदने में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें रौनकें नज़र आ रही हैं। लेकिन जब हमने ख़रीदारों से बात हुई तो उनका शिकवा भी यही है कि जैसे वो शॉपिंग कर रहे हैं इस रोज़े की हालत में, तो वैसे दुकानदारों ने कीमतें भी आसमानों पर पहुंचा दी, जिसकी वजह से उनकी शॉपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर भी हो रही है। और कई ख़रीदार ऐसे हैं कि जो यहाँ से खाली हाथ ही वापस जा रहे हैं और विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर अब मैं फैशन के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा कमीज शलवार कुर्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार ईद पर नहीं, ट्रेंडिंग है। और नहीं, शहरी क्या जो यहाँ पर ज़रूरत थी? फर्शी शलवार में मैं जो यही है, सोच रहा था। फर्शी शलवार जो है शहरियों की काफ़ी ज़्यादा तलाश है, क्योंकि अब दर्जियों ने जो है वो बुकिंग बंद कर दी है, तो अब शहरी रेडीमेड की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है फर्शी शलवार जो है इस दफ़ा ईद में ट्रेंडिंग में है, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ भी शहरी जो है वो समना मुझे दिखाई बताए, दे रहे हैं। ये जो और मर्द गहमा गहमी ये जो मर्द नजर आते हैं, जो बेचारा मजलूम तबका, ये भी कुछ ले रहा है
कुछ छोटी मोटी कोई चीजें मतलब जो डैडी हैं, जो अब्बू हैं, उनके लिए कुछ पैसे बच रहे हैं या नहीं? या वो भी पिछली ईद के ही जोड़ा पहने? बेचारा वो साइड पे बैठा हुआ मार्केट के साइड पे कि कब आएंगी, 3 घंटे हो गए अंदर गई थी। ईद तो औरतों और बच्चों की बड़ा होती है। इम्तिहान होता है शॉपिंग के मामले में। पहले उन्होंने खवातीन को शॉपिंग करवानी होती है, बच्चों को शॉपिंग करवानी होती है, और उनकी ड्यूटी ये होती है कि खवातीन के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शॉपिंग बैग्स को लिए फिरे और उनको शॉपिंग करवाए। एंड में जो है मर्दों की शॉपिंग आती है। तो यहाँ भी हमको यही सूरत हाल देख रहे हैं कि खवातीन यहाँ पर शॉपिंग कर रही है और मर्द हजरात जो है उन्हें शॉपिंग करवा रहे हैं, और उनका मतलब आखिर में माशाल्लाह भाई, पार्किंग का बस डर है कि मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी की और थी दूर, जेब पता नहीं चोर भी कोई उठा के होंगे। ना ले अच्छा, जाओ। समना ने, मैं कहती हूँ समना को मैं क्रेडिट दूंगी, उन्होंने कहा पैर रखने की भी जगह नहीं है, और वो दोनों पे साथ माशाल्लाह वहाँ मौजूद है। मैं तो कहूँगी कमाल है, आपने यहाँ एक पैर की जगह नहीं, वहाँ दोनों पैरों के साथ कैसे पहुँच गई? यही तो मुकाबला है। ये हमारे रिपोर्टर देखे 365 कैसे घुस जाते हैं हम। लाइव रिपोर्टिंग। जी समसम, आप बताएं कराची में क्या पैर रखने की जगह नहीं है? ऐसा ये कंफर्टेबल लग रही है मुझे, ऐसी सूरत हाल है। अच्छा, ये थोड़ा सा है कराची ये में। रिलैक्स है थोड़ी। बताएं भाई। हेलो। हाँ जी समसम, कितना रश है बाजारों में, बताएं। देखिए सबसे पहले मैं ये इस बात का गिला करूंगी कि आप लोगों ने कराची वालों को हमेशा से दीवार से लगाया है। कराची को पहले आपने लाइव लिया नहीं। ये और रही बात यार पता है, मैंने तो एक तुमसे न्यूट्रल सवाल किया था, समना रेडी थी, समना ने ऐसा जबरदस्त शुरू किया ना फिर रिपोर्टिंग के, वो चलता गया सिलसिला। नेक्स्ट टाइम तुमसे पहले बात कर लेंगे। आपको पता है चीफ गेस्ट बाद में आके, सबसे बाद में और आके हाँ, होस्ट है ना, देखो हम तो कराची से शो कर रहे हैं, तो खैर है, वो हमारी मेहमान है, समझो। अच्छा चले ठीक है, हमारा दिल वैसे भी बहुत बड़ा है। अच्छा, आपने बात की कि नादिया ने बात की कि ईद सिर्फ खवातीन और बच्चों की होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर माशाल्लाह से लड़के आप देख सकते हैं कि मर्द हजरात यहाँ पर शॉपिंग करने निकले हैं। हालांकि आज संडे का दिन है और आपको पता है कि कराची वालों की सुबह भी जो है वो लेट ही होती है। लाहौर वाले तो ऐसे ही सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन कराची वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं। सारी रात जो है वो काम करते हैं, सहरी के बाद सोते हैं और फिर उठते लेट है। और लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, अभी के वक्त के मुताबिक माशाल्लाह रश जो है वो मुझे ज़ैनब मार्केट में देखने में मिल रहा है। लोगों से करूंगी, जनाब आप ये बताइएगा कितने सूट लेने वाले ईद के लिए? जी 5-6 तो लेंगे। 5-6 क्यों? खैर तो है, दिन तो 3 होते हैं। ये खवातीन के लिए जैसे होते हैं काफी सूट्स लेती है, अपने लिए तो इसे मर्द हजरात भी ले सकते हैं। नहीं भाई, पीछे नहीं हटेगा, मर्द हजरात पीछे यानी से किसी हटेगा। के पीछे ना रहे। काम क्या बिल्कुल, करते हैं भाई? बिल्कुल। ज़ेब ये आपके लिए था। और ये माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने देखा ज़ैनब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मुनासिब जो है वो कीमतें लगाई गई हैं। 700 रुपए के जो है वो शर्ट्स मिल रहे हैं। बच्चों के कपड़ों की अगर हम बात करें तो 250 से 300 रुपए, जबकि वो आज के दौर में 250-300 इतनी अहमियत भी नहीं रखते। उसमें जो है वो हमें बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर मैंने देखा कि मुनासिब कीमत जो है उस पर शॉपिंग हो रही है। और रही बात ज़ैनब मार्केट की, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो यहाँ पर रश बढ़ता जाता है। पाँव रखने की अलबत्ता यहाँ जगह होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बैरियर्स लगा के जो है वो रास्तों को बंद कर दिया जाता है। जो बाजार की तरफ जा रहे होते हैं ना, वहाँ पर बाइकें, रक्शे, गाड़ियाँ जो है वो नहीं छोड़ी जाती। लोगों को जो है वो पैदल छोड़ा जाता है ताकि आराम से सुकून से शॉपिंग कर सके। जी मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही, दुकानदारों का रवैया भी बड़ा दिलचस्प होता है देखने वाला। ईद के दौरान तो भाई वो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराया ना उन्होंने, यानी एक चीज अगर 500 की है तो बस है। अच्छा पता है क्या, नॉर्मल डेज में तो जाओ वजह बताओ, नॉर्मल डेज में ना लोग 10-10 चीजें भी कहते हैं जी दिखा दे, और वो भी दिखा दे, वो भी दिखा दे, हर बंदा उसने लेना है नहीं लेना, लेकिन आप बहुत उनकी ना मेहनत करवा देते हैं। दुकानदार इसलिए चिढ़ जाते हैं कि यार मेरा रोजा है, सारी दुकान निकलवा दी, लिया कुछ भी नहीं, तो वो चाहते हैं कि यार मैं तंग ना करो, बस जो चाहिए ले लो, कस्टमर्स आ रहे हैं ना, उन्हें पता है कि बस ये जाएगा तो दूसरा आएगा, ऐसा ही है ना। क्या रवैया है दुकानदारों का, क्या रवैया है? हाय वो सायरन में आ रहा है, तो ये एक मसला बन जाता है। मैं आपसे भी कहूंगी कि प्लीज दुकानदारों को ना ज्यादा थकाएं नहीं, देखना तो चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि उनका रोजा है तो उनसे ज्यादा चीजें ना निकलवाएं, फिर उनको पैक करके दोबारा रखनी पड़ती हैं, फिर निकलवाना, फिर रखना मुश्किल काम है। जमजम आवाज आ रही है आपको? जी उसको नहीं आ रहा। हाँ समना थोड़ा सा जरा, समना आपको आवाज, जमजम आपको आ गई आवाज अभी वापस? जी अब आ रही है। अच्छा मुझे बताएं, और क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं मार्केट में, क्या सेल हो रही है? खुदा का वास्ता आप लोग फर्शी शलवार का नाम ना लीजिएगा। मुझे तो इस मर्तबा है कि जिसने फर्शी शलवार नहीं पहनी उसकी ईद ही नहीं हुई है ना, ऐसा ही है। देखो अब ट्रेंड है तो लग रहा है कि सुहेब ने भी फर्शी शलवार के रख दी हो। अल्लाह ना, नहीं मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था, मुझे पजामे फर्शी वर्शी कुछ नहीं, बस सिंपल शलवार पसंद है।
नहीं व्हाई नॉट भाई, फैशन में है, सब पहन रहे तो क्यों नहीं, इस साल है तो है, अच्छी बात है, स्टाइल अच्छा में उसके आएगी। दो देखें फायदे दो हैं उसके, एक तो आप शलवार पहन भी रहे हैं और साथ साथ फ्लोर भी साफ करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही है ना, दो फायदे हैं नहीं, उसके। हवा भी आ रही है। अच्छा मुझे तो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है लुक। हम लोग कभी इफ्तारी पे गए हुए थे कल, जिसमें तमाम खवातीन ने, लड़कियों ने, होस्ट ने कहा था कि सबने फर्शी शलवार पहन के आना। अच्छा तो ये ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है, क्या करें यहाँ जी। समना जरा आप बताएं, आप जी। फर्शी शलवार पहनकर बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, खुदा ना खास्ता अपनी अगर पाँव के नीचे वो फर्शी शलवार आ गई तो पूरा थोड़ा ऊंचा कर लो ना, थोड़ा ऊंचा बांध लो उसको, क्या जरूरत है उसको फर्श के साथ लगाने की, थोड़ा सा आप हाई भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाहौर में क्या क्या सूरत हाल है, दुकानदारों का मैं पूछ रहा था, सुहेब बेचारे एम्बैरेस हो रहे हैं, क्या बात हो रही है। समना जी आप बताएं, अब समना थोड़ा सा हिलो जिलो जरा किसी से बात करके बताना कि क्या कितना बजट लेके आए हैं शॉपिंग का, और क्या उस बजट में शॉपिंग हो रही है नहीं। देखो कोई वहाँ पास में बाजी है भाई, किसी को अच्छा, पकड़ो। जैसे कि आप लोगों ने पहले मैंने कहा कि पाँव रखने की जगह नहीं है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो काफ़ी ज़्यादा रश है, और रश होने की वजह से जो है हम इचरा बाजार के मेन से ये लाइव हिट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, धक्कम फेल भी हो रही है, और हर किसी की कोशिश है कि वो शॉपिंग जो है सबसे पहले यहाँ पर कर जाए। और जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि उनको जल्दबाजी तो है शॉपिंग की, क्योंकि अब ईद में चंद ही रोज बाकी रह गए, लेकिन दुकानदारों के रेट जो है वो काफी ज्यादा समना कितने पैसे लेके जाएं, समना कितने पैसे लेके जाएं, कितना बजट होना चाहिए कि उससे कम तो भाई समझो 2 बच्चे मम्मी डैडी, कितने की हो जाएगी शॉपिंग? अगर मैं आपको बात करूं जो मार्केट में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल चल रही है, अगर एक बंदे ने एक जोड़ा लेना है ना तो एटलीस्ट उसके पास 5 से 6 हज़ार रुपए मिनिमम होने चाहिए, जिससे वो यहाँ पर जो है इचरा मार्केट से जो है वो अपने लिए एक जोड़ा सिंपल जोड़ा जो है वो खरीद सके। और अगर फैमिली की बात आए तो इससे आप डबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रेट्स काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। ये वो मार्केट है जहाँ पर आपको 5,000 का जोड़ा मिल रहा है, महंगे से महंगे आपको जो यार ये तो बहुत सिर्फ 5,000 में सिर्फ आपको सिंपल सूट जो है वो यहाँ से आपको जो है वो मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो रेट जो है वो मालूम पे चले जाए पर जो आपने ईद के लिए खरीदारी करनी है। और शूज कितने की आ रहे हैं समना, शूज चूड़ियाँ उनका कितना बजट रखें, जूते चूड़ियाँ? देखिए चूड़ियों की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों का यहाँ पर रेट जो चल रहे हैं वो 150 से 300 तक 500 तक चल रहे हैं रेट। और इसी तरह अगर मेहंदी की बात की जाए तो मेहंदी के जो रेट है वो मुनासिब से 50, 100, 150 इनकी कीमतें जो हैं वो मुनासिब है। लेकिन कपड़े और जूतों की अगर हम बात की जाए तो जूते यहाँ पर जो है वो आपको 800 से लेकर 3,000 तक जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको मिलेंगे। मुख्तलिफ वैरायटी की मुख्तलिफ क्वालिटीज की जो जूतियां हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो ने तो लाल और यही वजह है कि पहनी है हील, बस बच्चियों को तो होता है टक 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 करते हुए चले लाल हील हो। मेरी भी होती थी, मेरे पर्स होता था लाल कलर की, हमारी हील होती थी जरूरी, और हम जुराबे भी पहनते थे उसके साथ, वो जुल्म ही है, अम्मी पहना देती थी। मतलब अगर थोड़ी सर्दियाँ कुछ तो स्वेटर ऊपर आ जाता था कपड़ों के या नीचे, और अजीब बस हमारी खुशी रह जाती थी। भाई बहुत शुक्रिया जमजम, आपने हमें कराची की मार्केट से बताया कि क्या सूरत हाल है, और समना कमाल ने लाहौर इचरा से हमें रिपोर्ट किया कि ईदारी कैसे हो रही है। थैंक यू जमजम, थैंक यू समना, बड़ा मजा आया, सच लवली गर्ल्स, इतनी एनर्जी से। और देखिए आसान नहीं होता कि आप इतने क्राउड में खड़े हैं और सब लोग आपको देख रहे हैं ये वो, और आप कैमरे के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह दिस इज एम्पावरमेंट। और कितनी अच्छी उन्होंने रिपोर्टिंग की। तो ये कि ईद का माहौल तो बना ही रहेगा। अब रमज़ान के ज़ाहिर रोज़े बिल्कुल रमज़ान ख़त्म भी होने वाले हैं, तो हम अपने शो में ये ज़रा कंटेंट ज़्यादा ईद का अब नजर आएगा लोगों को जाने रमज़ान में। तो एक ब्रेक लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं, देखते रहिए 365 न्यूज़ पर जाने रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन। वेलकम बैक जी। और अभी कुछ ही देर में अभी हम बात करेंगे ऑन अ वेरी सीरियस इशू, जो केस मुस्तफ़ा आमिर अरमगान का चल रहा है, उसमें जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो क्या है तो वो जानेंगे। इसके अलावा जो हम साहिर हसन का अभी बयान सुन रहे थे जो उन्होंने FIA को दिया, और उस बयान में जो उन्होंने बताया कि मैं मेडिसिनल वीड जो है बाहर से मंगवाता हूँ अमेरिका से, 35-35 लाख की उनके घर में ऐसे ही पड़ी हुई होती है उनकी अलमारी में, उनकी बेगम को भी पता होता है, और वो अरमगान को सप्लाई करते थे। और मैंने कहा इस पर हम बात, एक तो हर केस की अपडेट लेंगे, इसके अलावा मेडिसिनल वीड क्या चीज़ है और ये
इनके पास क्या कर रही थी कि ये बच्चा तो डॉक्टर नहीं है और इसके पास कोई मेडिकल लाइसेंस है, तो फिर ये वीड तो मिलती है अगर बाहर के मुल्कों में, तो मिलती है प्रिस्क्रिप्शन से फिजिशियन या डॉक्टर की, और ख़ास केसेस में जब कोई बीमार हो तो ये किस बीमारी का इलाज कर रहे थे? बिल्कुल, ये भी जरा हम इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में, बट पहले जरा क्रिकेट की भी थोड़ी क्रिकेट की पहले अपडेट आपको दे दें। 220 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। 105 रन टीम पाकिस्तान बना सकी है, कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सका, बेकार, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है। वहाँ से टिम साइफर्ट ने 44 रन बनाए, बेहतरीन खेला। एलन ने 50 रन बनाए, फिर इस तरह सब ने कंट्रीब्यूट किया और 220 रन 221 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। और फिर जब पाकिस्तान चेस करने के लिए आया तो सूरत हाल ये बनी कि हारिस जो कि ओपनर है 2 रन बनाकर आउट हो गए। हसन नवाज जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, इस पर आपने क्लैपिंग भी कराई थी, आपने कहा था बहुत अच्छा खेल रहा है लड़का। 1 रन पर उस लड़के ने अभी क्या किया आज? 1 रन पे आउट हो गया। शाबाश, 1 रन बना लिया उसने बहरहाल। अच्छा जी, और फिर इरफान खान ने 24 रन बनाए और डाउन द ऑर्डर आकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई। अब्दुल समद ने 44 रन अब्दुल समद बना पाए और यूं पाकिस्तान टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सके, 16 ओवर में ही सारा ये मामला गल मुक गई जी। तो जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत बुरा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बुरा हुआ। ये जो होना था वही हुआ, उससे पहले जो हुआ था वो नहीं होना था, लेकिन हो गया क्योंकि क्रिकेट बाय चांस। अब लगा के सही खेले हैं, अब लगा सही खेले जैसे खेलते हैं। ये पाकिस्तान की टीम की खासियत है, एक दिन आपको पहाड़ की चोटी पे नजर आएगी, दूसरे दिन समंदर की बिल्कुल निचली सतह पर नजर आएगी। एक ऐसी टीम जिसने 16 ओवर में 205 रन चेज कर लिया, उसमें तो एतमाद की कमी नहीं होनी चाहिए थी। आज लगा जैसे एतमाद की कमी है और आप वो कुछ नहीं करते जो आपने पिछले मैच में किया होता है। अगर आपने पिछले मैच में टॉस जीत कर आपने पहले उनको बैटिंग दी थी तो आज कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये तेज़ हवा चलने वाला ग्राउंड है, सी लेवल पे है। सबसे बड़ी बाउंड्रीज पूरी न्यूजीलैंड में अगर किसी ग्राउंड की है तो माउंट मॉन्गनोई की है। तो आपको देखकर फैसले करने पड़ते हैं। आज पहले बैटिंग बनती थी, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि पिछले मैच में पहले बॉलिंग करके जीते थे इसीलिए सलमान आगा ने फैसला किया। और फिर दूसरी बॉलिंग में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, हवा का पूरा इस्तेमाल किया, सीम हिट कर रहे थे ग्राउंड पे, जिससे उनके सारे फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जैकब डफी तो शाहिद भाई हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या हो गया, इतने एक्सपीरियंस शाहीन शाफी दिए हैं, शादाब खान ने कमबैक किया, 49 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए और शादाब ने भी ऐसे ही, कोई विकेट नहीं। तो इन्होंने क्या रीड नहीं किया पिच को? बिल्कुल अच्छी तरह रीड नहीं किया, कंडीशंस को भी रीड नहीं किया। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज भी। उन्होंने इन 3 मैचों में 76 रन देकर 8 विकेटें ली हैं। और हारिस की कामयाबी की एक खास बात ये कि उन्होंने स्लोअर वन बॉल जो है वो डेवलप की है अपनी, पिछले दिनों में की होगी, नेट पे की होगी। शाहीन स्लोअर वन नहीं है, वो एक ही स्पीड से एक ही अंदाज से आके बॉलिंग करते हैं। अब तक 4 मैचों में उन्होंने 16 ओवर्स किए हैं, 133 रन दिए हैं और सिर्फ 2 विकेटें मिली हैं। एक ही मैच में उनको 2 विकेटें मिली थी जो पाकिस्तान जीता था, उनको पहले ओवर में ही विकेट मिल गई थी। जब वो पहले ओवर में विकेट लेते हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन इस सीरीज में उनकी बॉलिंग बिल्कुल गैर मियारी रही है। शादाब क्या कहा जाए, उनको वापस लेके आए, उनको तो कप्तान बना रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बुरी है। अब तक 4 मैचों में उन्होंने 3 दफा बैटिंग की है, 30 रन बनाए जिसमें 26 हाईएस्ट है और टोटल एक ही विकेट ली है। आज भी 49 रन उन्होंने 4 ओवर में दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो कोई भी प्लेयर इस वक्त कैप्टनसी के लिए मुझे लगता है क्वालिफाई नहीं करता, जी कोई भी नहीं। और इस दफा को इनका कोई गेम प्लान था शायद साहब, या बस ऐसे ही? नहीं, गेम प्लान तो होता है, गेम प्लान जाके फिर ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना पड़ता है और जब एग्जीक्यूट नहीं होता तो हाथ पैर फूल जाते हैं। जब पाकिस्तान ने अच्छी खासी बॉलिंग करके 134 रन बनाए थे, न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों पर 10 ओवर में, ऐसा लग रहा था 250-260 रन बना लेंगे, लेकिन 11 से 15 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 23 रन कंसीड किए, एक भी बाउंड्री नहीं लगाने दी। वो सबसे अच्छा फेस था, लेकिन फिर आखिरी 5 ओवर में बहुत ही बुरी बॉलिंग की और 220 तक पहुंचा दिया। आज के जो मैच की हार है उसको आप क्या कहेंगे, वजह इसकी क्या है मेन? मेरा ख्याल है शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि नहीं हमने एक मैच जीत लिया, सिर्फ 16 ओवर में इतनी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट, फास्टेस्ट चेज हमने किया था इतनी जल्दी। यानी ऐसा ही होता है पाकिस्तान की टीम के साथ। आपको नासिर हुसैन का फेमस कोट याद होगा। मैं एक बात बताऊं, कोट बता रहे थे, क्या कोट था? 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। तो ये पाकिस्तान की टीम की खासियत है, एक मैच में 205 रन चेज कर लिए। 59 मिनट्स डाउन 1 मिनट अप। 1 मिनट डाउन, ये तो मतलब लिबास कपड़ों के बारे में कह रहे हो।
लेकिन देखिए वो जो हसन नवाज लड़का है, ठीक है, उसने जो पिछला मैच जितवाया भी ना हमें, इतने उसमें फ्लॉज थे, इतना रिस्क था उसके अंदर कि बस किस्मत ही थी जो उसने सेंचुरी बना ली, यकीन करें, वरना वो मैच भी नहीं निकलता। अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, वो हिट लगाना जानता है, लेकिन उससे देखना पड़ेगा कि हर गेंद पे मारते नहीं, सी द बॉल देन हिट द बॉल। अगर आप बगैर देखे बल्ला घुमाएंगे तो आपके बल्ले पे नहीं आएगी बॉल। ज्यादातर आपने इरफान खान को देखा, शादाब को देखा, समद को देखा, बगैर देखे हिट लगाते हैं बॉल को। सी द बॉल फर्स्ट एंड देन हिट द बॉल, ये कोचिंग का बेस्ट उसूल है। हसन ने पिछले मैच में पहले दिन ही बता देते हैं, फर्स्ट डे बैटिंग करने निकलते हैं। बस किसी तरह नादिया को जो है ना पीसीबी में इंडक्ट करा दें आप, सारे मामला सही हो जाएंगे शायद भाई। मुझे लग रहा है शायद वाकई कोई नॉन क्रिकेटर ही इसको ठीक कर पाए, somebody who is very disciplined, honest and loyal। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी। मैं कह रही हूं कि ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग की बात हो रही है कि जो आज उनको ट्रेनिंग के लिए चाहिए क्वालिटीज, जो लोग इनकी टीम को सेलेक्ट करें, जो इनको ट्रेन करें, उनमें ये क्वालिटीज हो। हमें T20 पे और वाइट बॉल क्रिकेट पे बड़ी डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, अलग ही प्लेयर रखने पड़ेंगे। फिर उनको पावर हिटिंग के लिए इंग्लैंड में एक बहुत अच्छे कोच हैं, ट्रेंट जूलियन वुडहिल, जूलियन वुड, उनको भेजना पड़ेगा उनके पास कुछ प्लेयर्स को, या उनको बुलाना पड़ेगा पाकिस्तान। हमें बिल्कुल वाइट बॉल के अलग क्रिकेटर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, आजकल नेशनल T20 हो रहा है, 3-4 बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप उन प्लेयरों को डेवलप करें, ग्रूम करें, हमारा प्रॉब्लम ये कि हम टैलेंट को सही से ग्रूम नहीं कर पाते। तो शायद भाई ये सीरीज तो देखे चली गई, क्या आप देखते हैं कि आगे टीम चेंज दोबारा से होगी या फिर इन्हीं लड़कों के साथ जाएंगे कि थोड़ा सा इन्हें और मौका दिया जाए? थोड़ा सा इन लोगों को मौका दें, थोड़ा सा रिजवान और बाबर को समझाएं कि आप, बाबर ने ऐसा नहीं है कि तेज तरीन सेंचुरी नहीं बनाई, उसने भी 59 बॉल में 122 किए हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसको भी बताएं, रिजवान को भी बताएं कि अब कंजर्वेटिव क्रिकेट नहीं चलेगी। अब आपको पावर प्ले में कम से कम 80 रन 70 रन बनाने हैं। आप पावर प्ले में अगर 30-32 रन बनाएंगे तो आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। आज तो पावर प्ले में ही मैच खत्म हो गया था। तो आपको पावर प्ले का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्हीं प्लेयरों को डेवलप करना पड़ेगा। बायलैटरल सीरीज आप हारेंगे, अभी आपकी 2-3 और बायलैटरल सीरीज है, लेकिन अगर आपने अच्छी टीम बनानी है तो आप भाई कोच हमारे ये कह रहे हैं कि भाई टीम रीबिल्डिंग फेज में है, और जैसे कि मैं तो बचपन से ही सुनता आया हूं रीबिल्डिंग फेज है, पता नहीं कब होगा। जैसे 1952 में पाकिस्तान को मैनेजमेंट टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला, तब से रीबिल्डिंग है, जैसे मुल्क हमारा जो है वो नाजुक हमेशा मतलब ये कि स्ट्रेस ना लें, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे आपने सोचना है, कैसे खेलना है। आई थिंक वो मेंटली इनकी ट्रेनिंग होने की बहुत ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें। मुझे लगता है स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेस में। ये अब्दुल समद, इरफान खान, ये कैसे लगे आपको? हसन वैसे शायद अगर थोड़ा इन पे मेहनत की जाए, थोड़ा पेशेंस दिखाया सर। बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा ना कि आपको व्हाइट बॉल के क्रिकेटर्स बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे और इनको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। जिस तरह मैंने कहा कि पावर हिटर से, किसी अच्छे पावर हिटिंग कोच से आपको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। इनको ये समझ आनी पड़ेगी कि हर 3 गेंदों पे आप 3 छक्के नहीं मारेंगे। अगर आपने पहली 2 गेंदों पे छक्के मार लिए तो फिर आप गेंद देख कर खेलें। और बहुत सारी मेंटल जो इनको टीचिंग होती है ना, जिस तरह नादिया कह रही है, देखिए एक होता है टैक्टिकल, एक होता है टेक्निकल, एक होता है मेंटल, एक होता है फिजिकल। ये चारों एस्पेक्ट्स जब तक किसी प्लेयर में नहीं होंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमारे प्लेयरों में एबिलिटी तो है, लेकिन वो जो टेक्निक और वो जो मेंटल अवेयरनेस है उसकी लैक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। और ये जो प्रेशर है ना, गेम प्रेशर, किसी भी स्पोर्ट का प्रेशर लेना, मैच का प्रेशर, ये आप कितनी भी अच्छे कमाल के प्लेयर हो ना, ये आपको बर्बाद देता है। मैंने खुद गोल्फ खेली है, बहुत एमेच्योर लेवल पे बहुत टूर्नामेंट्स खेले, और मुझे भी जो सबसे मेरे मुश्किल लगता था ना, यही प्रेशर हैंडलिंग कैसे करते हैं। और लोग आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। अपने तो मेरी उम्र भी कच्ची थी उस टाइम, इतना समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे भी ये लगता था कि जो मुझसे बेहतर खेल रहे हैं, वो ये नहीं कि मुझसे बेहतर उनकी गेम टेक्निक थी, टेक्निक मेरी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन प्रेशर में वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर। बिल्कुल ऐसे हो, इस तरह इसलिए तो आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हर मैच जीते हैं और टॉप टीम्स हैं कि प्रेशर हैंडलिंग कैसे। एक ब्रेक लेना है हमने जहां रमज़ान में, और अरफगान केस की बात होगी, ड्रग्स की बात होगी, ये जो बहुत सारे मेडिसिनल वीड जो है, इसकी बात होगी, साहिर हसन की जो टर्म है, एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम वो बात करेंगे उस केस के बारे में जिसने पाकिस्तान में हर एक को हिला दिया, हर पेरेंट को, और इवन बच्चे भी बहुत घबराए हुए, डरे हुए हैं अपने सामने देख के कि ऐसे भी हो सकता है। मुस्तफ़ा आमिर का केस, अरफगान का केस, और अब जो उसमें साहिर का बयान आया, साजिद हसन के बेटे का,
एतराफ़ी बयान है बाकायदा तौर पर साहिर ने जिस तरीके से पूरी पूरी कहानी सुनाई है अपनी कि कैसे वो ड्रग्स के इस बिज़नेस में आया और फिर किस तरीके से उसने मुस्तफ़ा का इसमें किरदार क्या था और उसमें अरबखान का किरदार क्या था। वो अपने घर में रखता था ड्रग्स, और फिर जब साहिर से ये पूछा, मुझे एक चीज़ बड़ी यानी उस पर अफसोस भी हुआ और थोड़ा सा बेहिसी पर मुझे गुस्सा भी आया जब साहिर से एक मौके पर उसने पूछा कि वो जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि अगर आपके बच्चे हैं, उसने कहा नहीं मेरे भी बच्चे नहीं हैं। उसने कहा अगर आपके बच्चे ये इस्तेमाल करें, उसने कहा नहीं आई विल नॉट अलाउ दैट, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये 21 साल तक तो मैं खास तौर पे नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे, आप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करने, और दूसरों के बच्चों को आप सप्लाई कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, डीलर हैं आप। स्कूल्स में जा रहे हैं, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं। और ऐसे बच्चे भी होते हैं, आपको पता है कि जो डिफेंस वगैरह में और दीगर क्लिफ्टन में जहाँ बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आप क्या समझते हैं क्या एलीट क्लास के ही बच्चे पढ़ते हैं, या वो बच्चे भी हैं, वो माएँ भी हैं, वो वालिदैन हैं जो कि पता नहीं अपना कौन सा बजट अपना साइड पे करके और अपने चीज़ों को कट शॉर्ट करके वो बच्चों की तालीम पे लगाना चाहते हैं। उन्हें क्या पता कि वो घर में बैठे और बच्चा पढ़ने गया है और बच्चा इस ड्रग्स के धंधे में। इतनी चालाकी में दोस्ती के बहाने बच्चों को आदी बना दिया जाता है। पहले उनको फ्री में ये लोग देते हैं और उसके बाद ये जो भी डीलर्स हैं और बाकी लोग आदी बनाने के लिए, उसके बाद बच्चा 3-4-5 दफा करने के बाद वो जब आदी हो जाता है फिर वो कहता है भी मुझे चाहिए, फिर वो चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, अपनी चीजें बेचेगा, और उसके बाद फिर भी जब पैसे नहीं इकट्ठे होते फिर से कहते हैं अच्छा फिर एक काम करो तुम मेरे लिए बेचो, तो तुम्हारी फ्री हो गई। फिर वो भी डीलर इस तरह बन जाते हैं। तो एक विशियस साइकिल है जिसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, और अथॉरिटीज़ को मैं कहूँगी कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस पर इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि भाई कोई डर पैदा हो, किसी में तो शर्म आए, कोई तो बात करे। अच्छा, और एक और चीज़ हर कोई बच नहीं सकता। एक और मैं इस साहिर पे मुझे हैरत ये भी हुई कि उनकी जो शादी हुई है तो उनसे पूछा कि उनकी वाइफ को, उन्होंने कहा उनके इल्म में भी था। जी मेरे को पता नहीं, आपको नहीं पता शादी ऐसे कैसे हो जाए, पता नहीं आपको कि आपका जो है होने वाला शौहर करता क्या है। और लोग एक्चुअली, जो हम आज बात भी करेंगे, डॉक्टर इब्राहिम हमारे शो पे आज एक्सपर्ट गेस्ट हैं और चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट है। ये एक बड़ा, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, एक बड़ा, मैं ठीक हूँ, बस ये कहाँ ठीक है, बीइंग अ पेरेंट आजकल हम कैसे ठीक है, हम बड़े परेशान हैं। और जब ये केस शुरू में तो नींद नहीं आती थी, मैं अपने बेटे के कमरे में चली जाती थी, मैं रोती थी वहाँ, और मुझे इतना खौफ पैदा हुआ, डर गए, सब डर गए। और ये कि कुछ अर्से से मैं देख रही थी कि इट इज़ बाउंड टू हैपन, बच्चे इतने नॉर्मली रीड ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और वो होता है कि जी अरे इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि ये तो कनाडा में लीगल है, ये थाईलैंड में लीगल है, फला जगह लीगल है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कुछ नुकसान नहीं है। और साहिर ने भी मेडिसिनल वीड का नाम लिया ये बताने के लिए कि कोई वो पता नहीं बड़ी कोई कहते हैं ना विटामिन बेच रहा था, कोई बड़ी हेल्थ की अच्छी जड़ी बूटी बेच रहा मिला हुआ था, उसको मतलब ये ऑथराइज किया गया था, उसको कोई बेचो। इस पे थोड़ा सा आप बताएं, मेडिसिनल वीट क्या है, उसके इफेक्ट्स वगैरह हम उस पे बात करेंगे। बेसिकली आपकी एक बात पे आपकी एक तारीफ ज़रूर करूँगा, एज मैं बहनों की तरह है और माई फैमिली। आपके बच्चे तो इन चीज़ों में इसलिए नहीं जा सकते, एज अ बिजिएस्ट मदर आप कितना टेक केयर करती हैं, इवन दो के फैसल भाई भी। एक टेक केयर करने की बात होती है जिसको मैं कहता हूँ निगाह, एक वर्ड होती है निगाह, पेरेंट्स की निगाह। आप अपने बच्चों को कितने निगाह से देख रहे हैं, कितना इसके पीछे फॉलो कर रहे हैं, या उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। दोनों एंड से शुरू होते हैं, निगाह और निगलेक्ट। या आप निगलेक्ट कर रहे हैं या निगाह है आपकी, कितनी आपकी चौकस निगाह। तो यही वाली बात होती है, बच्चों को किस तरह आप डील करवाते हैं, आप कहाँ लेके जा रहे हैं उसको। अब जब ये साहिर वाली बात है, ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की ड्रग डीलिंग में मौजूद होंगे। और ये ड्रग्स सिर्फ ये ड्रग्स नहीं है, ये आपके मुल्क की मईशत, आपकी मुल्क की लिटरेसी को ख़राब कर रहे हैं। मतलब आप सोचें, पढ़ा लिखा बच्चा फ्यूचर को तबाह कर रहा है, फ्यूचर ऑफ कोर्स लिटरेसी आपकी खत्म हो जाएगी, इलिटरेट हो जाएंगे। मतलब आप सोचें कि एक पेरेंट, जिस तरह आपने बताया कि एक पेरेंट, कुछ पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड फोर्स पे हैं, जो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं पढ़ाई पे और तफरी पे नहीं लगा रहे हैं, और एक उसी स्कूल में या उसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अयाशियाँ करने आता है, तो वो कंपैरिजन में जो दूसरा वाला बच्चा है वो उस चीज़ में ज़रूर जाता है, क्योंकि शैतानी फितरत ऑफ कोर्स वो खींचती है उस तरफ। बिल्कुल। और जिस तरह आपने बताया, ऑफ कोर्स मैच्योर भी नहीं होता। और जिस तरह आपकी बात बताई कि एक सिगरेट पिला दी बस, और इसके बाद आप दूसरी सिगरेट, तीसरी सिगरेट, चौथी सिगरेट आप खुद मांगेंगे। नशा में सुकून तो है ना कुछ देर के लिए, ऑफ कोर्स उसको बिल्कुल है, आप ये नहीं कह सकते कि ये वीड है, मरवाना है, या कोकेन है, या
आइस जो बिक रही है, या पिंक कलर की जो टैबलेट्स मिल रही हैं, या आजकल नई एक एडवर्टाइजमेंट आई है कि पिंक कलर की एक एलिफेंट वाली टैबलेट्स आ रही हैं जो स्कूलों में बांटी जा रही हैं। ये इससे क्या होता है? ये क्या पिंक वाली चीज़ एवरीथिंग क्या इज ड्रग्स। आपके ब्लड में जब जाती है तो वो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम केमिकल करते 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 आपके ब्रेन में ज़रूर जाती है, वो एडिक्शन कराती है। और ये हो ही नहीं सकता कि एक चर्च की सिगरेट अगर जो लोग पी रहे होते हैं, अगर आप कई इलाकों में तो आजकल जाएं जहाँ पे आप कहीं फैमिली के साथ बैठे हो तो आपको पूरी हवा में आजकल कराची में चल रहा होता है। इट्स अ डिजास्टर। मतलब आई कैन नॉट सिट विथ माई फैमिली इन दैट एरियाज, इवन दो कि आजकल तो रेस्टोरेंट में जाना भी आप पता है, ये अगर चाय जो की प्लेसेस है उसमें भी आपको स्मेल आ जाती है, बिल्कुल, और यू कैन नॉट सिट। ये ऐसा है कि जैसे अपना मुल्क घर जलता हुआ आप देख रहे हैं और आप मतलब आप सोचें कि एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस तरह के माहौल में आप जा रहे हैं आपका मुल्क, और कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें, अगर कहीं से कोई चीज़ आ रही है, अगर इम्पोर्ट हो रही है, बेसिकली इम्पोर्ट होने का मतलब है अगर इम्पोर्ट हुई है तो उसको आपने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं की? अब ये बच्चा कह रहा है, साहिर ने, साजिद हसन के बेटे ने कहा साहिर ने कि मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ 35 लाख की, उसने 400 ग्राम तो उसने मंगवाई, इतनी आसानी से कैसे आ गई? 35 लाख की नहीं है, ये तो एक हफ्ते की है। वो तो मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा कितनी दफा ये मंगवाता था, हम तो एक नंबर से डर गए कि 5-5 लाख रुपए की, तो वो कह रहा था कि हर हफ्ते कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं खरीदते हैं, कितना मंगवाता होगा, कौन उसको इतना बल्क में लाके सप्लाई कर रहा है, और फिर वो आगे बिकता है। फिर वो एक बीच में एक कमेंट शायर का आया कि मैं एक सीवीयू पे किसी को देता हूँ, वो 27,000 रुपीज़ का 1 ग्राम उनको बेचता हूँ। मतलब वो पैसा आता कहाँ से है वो पैसा? मतलब एवरीथिंग इज सिचुएशन कि भाई आप ये जो बट रहा है तो ऑफ कोर्स ये कहाँ से चल रहा है? जो जॉब भी नहीं कर रहा वो 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पर मंथ लगा रहा है। लेकिन हिसाब लगाओ 10,000 में 3 सिगरेट जो उसने एक दिन में इससे ज्यादा पी जानी है, तो आपको जब लत लग जाएगी आप कहीं से भी पैसा लाओगे, और कितना ज्यादा पैसा चाहिए इसके लिए? इतना पैसा चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं से तो एवरी डे you need this drug, every day you need this drug। आप ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये एडिक्टिव है ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स एडिक्टिव है। ये भी गलत तासुर है कि ये एडिक्टिव नहीं है, मेडिसिनल वीड है। वीड तो वहाँ लीगल है, सब स्टूडेंट्स पीते हैं, सब लोग पीते हैं। आप पाकिस्तान में रह रहे हो, फिर वहाँ जाओ ना भाई। कनाडा की मिसाल देते हैं डॉक्टर साहब, कनाडा में हाल क्या आपको आप बेहतर जानते हैं, सड़कों पे लोग जो है ना वो ड्रग एडिक्ट पड़े हैं, पूरी फैमिली। स्टार्ट वीड से होता है, ये मैं आपको बताऊं। उसके बाद उससे है, सड़कों पे जाएं, यू कैन नॉट वॉक न्यूयॉर्क की सड़कों पे, यू कैन नॉट वॉक, वहाँ पे लोग इस तरह होते हैं। बिल्कुल। फिर साथ में आप ये सोचें कि एक मिसाल, ये तो चलें ड्रग्स हैं, एक जो छोटी नींद की गोली होती है, यू स्टार्ट विद 1/4 टैबलेट एंड यू एंड अप टिल 5 टैबलेट्स 6 टैबलेट्स 10 टैबलेट्स अ डे, उस पर भी आपको नींद नहीं आ रही होती। ये आपके डोपामिन सेरोटोनिन को पूरा हिला देता है। जो भी ड्रग्स होंगे ऑफ कोर्स, इसीलिए तो कहते हैं कि डोंट एवर ट्राई टू टेक दिस मेडिसिन्स, दीस आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ये मेडिसिन की बात बता रही हूं। एग्रेशन इसका साइड इफेक्ट है। ऑफ कोर्स इसमें आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी माँ है, बहन खड़ी है, अगर आपको नहीं मिला नशा तो फिर कोई भी आपके सामने नहीं है। एक साहब की स्टोरी आई थी जो कि अपनी माँ से बड़ा प्यार करते हैं, सब करते हैं। उन्होंने अपनी माँ की जो थी नाक तोड़ दी थी, याद है आपको? खुद भी ज़ाहिर उसमें उस वक्त अपने हवास में नहीं थे। और वो तब होता है कि जब आपको मिल नहीं रही होती। और मैंने एक साहब को ऐसे, और कुछ लोगों को देखा भी है, ये जो आप कहते हैं ना वीड से एडिक्शन नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं, हाल बुरा होता है जब मिलती नहीं है। बिल्कुल आपका वो कोकेन वाले बंदे वाला हशर होता है, चरसी या जिसको आप नशा ही कहते हैं, वो ही हशर होता है। और आप देखिए खुद अपने आप को तो बर्बाद कर रहे हैं आप, लेकिन भाई मुल्क के मुस्तकबिल से क्यों खेल रहे हैं आप? नौजवानों के मुस्तकबिल से क्यों खेल रहे हैं आप? लोग यानी कितना क्या कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, और आप एक यानी लहजे में वो सारी जो प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है बच्चों के लिए, हमने ये करना है, उसकी शादी करनी है, सब खत्म कर देते हैं आप। घर बैठे माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या है। और डीलर की तो बहुत बिल्कुल सजा होनी चाहिए सख्त, ताकि उसके बाद उसकी हिम्मत ना, उसने कितने लोग जिस बंदे ने उससे लिया पिया है, ये उस गुनाह में है। बिल्कुल, अगर उन्हें सजा मिलेगी, गुनाह में ये डीलर है। बिल्कुल ऐसा। हर पफ पे तुम्हारा नाम है। और आपको बात बताऊं, जब भी कोई भी आप छोटी सी नशा स्टार्ट करते हैं, इट एंड अप टू द हाईएस्ट नशा। आप ये नहीं सोचे कि ये सिर्फ आप आगे हीरोइन पे जाएंगे ही जाएंगे। हो ही नहीं सकता कोई कहे कि मैं कोकेन नहीं करता या मैं हीरोइन नहीं पीता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चीज जो छोटी नशा है वो बड़े नशे पे पहुंचा के ही छोड़ेगा। इसीलिए तो कुरान में कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो अच्छा पहले होता था डॉक्टर साहब के जी डीलर है वो कोई बड़ा खुफिया खतरनाक सा कोई डॉन होगा, कोई ऐसा आदमी होगा, कोई गुंडा होगा। अब डीलर्स कौन है? नॉर्मल घरों में बच्चों के फ्रेंड्स, बच्चों के फ्रेंड्स, यही तो खतरनाक बात है। साजिद हसन का बेटा,
कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ठीक है यार वो तो फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है, उन्हें क्या पता कि भाई यही फ्रेंड्स में से जो पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है, बहुत वेल ड्रेस लड़का है, ये डीलर जरूरत है। बिल्कुल ऐसे तो लड़कियां भी ये बना रहे हैं नशे लोग, ये बर्बाद कर रहे हैं यूथ को बेचारे, लड़कियां भी। अच्छा वैसे केस का भी अपडेट लें, केस की अपडेट लेते हैं डॉक्टर साहब कि इस केस में हुआ क्या है और क्या इतराफी बयान के बाद। बिल्कुल हमें ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने ज्वाइन किया है। फैसल बताइए, इतराफी बयान दिया है साजिद हसन के साहबजादे ने, उसकी क्या अपडेट है और केस कहां तक पहुंचा अरमगान का? देखिए जी, अरमगान का केस अपनी नौयत का एक अहम केस है और इससे जो है वो कई बाप जो है वो खुल रहे हैं। पता चल रहा है कि जो यहाँ पर सोसाइटी है उसमें उनके रईसजादे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो मंशियात खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसका तरीक़ाकार आ रही है। मैं आपको बताऊं कि ये केस जो है वो इस पे मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं, ANF काम कर रही है, CTD काम कर रही है, इसके अलावा AVCC काम कर रही है। तो 5-6 एजेंसियां इस पे केस पे काम कर रही हैं। अभी जो साहिर हसन का बयान आया है, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है वो मंशियात आती थी और कौन कौन से बड़े लोग थे, सियासतदान थे, अदाकार थे, सनतकार थे जो कि उनसे मंशियात लेते थे। अब पुलिस जो है वो उसके लिए ये मुर्गी बन गया है केस, इसलिए कि पुलिस जो है वो बड़े बड़े लोगों को बुला रही है और उससे मामला तय कर रही है। 100 के करीब लोगों को पता चला है जिसे वो मंशियात। फैसल ये 164 का बयान है ना, ये मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है यही बयान? जी बिल्कुल, 164 के बयान में नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है। 164 के बयान में उसने एतराफ किया है कि वो जो है वो ये मंशियात मंगवाता था बैरून मुल्क से और यहाँ पर मुख्तलिफ डीलर्स को बेचता था। तो ये फैसल इसकी कोई सजा होती है कि जो उसने एतराफ किया है, तो साहिर को भी कोई सजा हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें सूरत हाल यही होगा, सजा होगी। इसमें एतराफ जुर्म किया है, अब ये केस आगे बढ़ेगा, अब आगे जाके कहीं ये अपने बयान से मुनरिफ ना हो जाए। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जब ये बयान 164 का होता है, इसकी कानूनी एक हैसियत होती है और इसमें जो है वो ये बता रहा होता है कि मैंने ये जुर्म किया और मुझे किसी किस्म का कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। मजिस्ट्रेट उससे बार बार ये पूछ रहा होता है कि आपको जो है वो कोई किसी दबाव के तहत नहीं। लेकिन फैसल ये भी हो सकता है ना, जैसे अरमगान ये कर रहा है इस तरह की, अरमगान भी तो यही कर रहा है ना कि वो वैसे बयानात दे देता है पुलिस को, फिर जब सामने मजिस्ट्रेट के आता है वो सब कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो ये भी मुमकिनात में से बिल्कुल ज़ुहैब, ऐसे ही मुमकिनात होती है और ऐसे ही होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होता है, जब ये अदालत में पेश किया जाता है तो उस वक्त तो बयान कुछ और होते हैं। जब केस चलता है तो वो उससे इनराफ करते हैं और इनकार करते हैं कि हमने ये सब कुछ नहीं किया। अब अरमगान ने जो है वो आपको पता है क्या बयान दिया, अरमगान ने बयान दिया कि मैंने ये कुछ नहीं किया है और इसमें जो है वो इसराइली मुसाद शामिल है। वो इंटरनेशनली पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब उनके वालिद साहब, अच्छा वालिद साहब को गिरफ्तार किया है या वारंट जारी हुए हैं, वो गिरफ्तार है क्या? नहीं जो है उनको गिरफ्तार किया है, बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके पास ही जो पुलिस ने AVCC में जो वीडियोस बरामद हुई है इसके फोन से अरमगान के, तो उनके वालिद साहब पेशावर गए हैं, वहाँ पे जो है वो अपने बेटे के लिए वेपन तैयार करवा रहे हैं और उसे चेक करना है वो तमाम, और उसी वेपन से जो है पुलिस पर फैसल एक और चीज बताएगा, हम भी यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो मेडिसिनल की यानी बात कर रहे हैं कि भाई ये तो मेडिसिन के लिए, ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बाकायदा उन्हें अथॉरिटी होती है, लेटर्स होते हैं कि भाई आप इतनी इंपोर्ट करा सकते हैं, इस मेडिसिन में ये डाली जाएगी, अदरवाइज तो बिल्कुल भी ये किसी सूरत अलाउड नहीं है ना? जी बिल्कुल, ये नशा है, इसको आम तौर पर नहीं मिल सकता, ये सिर्फ और सिर्फ उन लाइसेंस होल्डर अफराद को या कंपनीज को दिया जाता है जो वहाँ से जो है इम्पोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर, मैं आपको बताऊँ कि जो मुख्तलिफ कोरियर कंपनी है, 2 कोरियर कंपनी है, उनके जरिए आसानी आ रहा था। अभी वज़ीर दाखिला ने भी ये बयान दिया कि हमारी आंखें खुल गई अरमगान केस के बाद कि हमारे मुल्क में जो है यूरोप से क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो ये पता ही नहीं। अब वो कह रहा है कि उसने कहा मैं अमेरिका से मंगवा रहा था और वो उसको फिनिश प्रोडक्ट मिल रही थी, यहाँ आके कुछ प्रोसेस नहीं हो रही थी। मुझे तो लग रहा है कि जैसे बनी हुई तैयार इसको पैकेटों में मिल रही थी, बेटा बेचो। और वो कोरियर कंपनीज, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है फैसल अभी तक? साजिद हसन साहब के बेटे की, तो वो उनके जो PA है वो ये काम कर रहे थे, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में आ रहे थे। किसके अकाउंट में आ रहे थे, दोबारा बताइएगा वैसे, आवाज नहीं आई। ये साजिद हसन साहब जो अदाकार हैं, उनके PA थे, उनके अकाउंट में बाकायदा बड़ी रकम जो है वो आती थी और जाती थी। और साजिद हसन को क्या पता था इस बात का, ये किसी ने पूछा? ऐसा हो सकता है कि उनके असिस्टेंट को ना पता हो, ऐसा मुमकिन है,
और उनको पता ना उनके तनख्वाहदार मुलाजिम को पता ना हो। मुमकिन तो ऐसा नहीं है, आप सही कह रहे हैं, ये तो हकीकत है, लेकिन पता नहीं हो सकता है मुमकिन हो गया हो भाई, ऐसा क्या कहा जा सकता है। और आपने देखा नहीं है कि पेशी के दौरान जो है वो साजिद हसन साहब किस तरह से बेटे को धमकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब आप देख लें कि क्या चीज हो रही है, क्या सूरत हाल है। अब उनसे ये कहा जाए कि मुझे नहीं पता था और मैं उधर तो सफेद झूठ होगा, मैं तो ये समझता हूँ। सही है, तो ड्रग्स का मामला मजीद इन्वेस्टिगेट हो रहा है और ये पूरा कार्टेल पकड़ा जाएगा, उम्मीद हम ये बहुत शुक्रिया फैसल साहब। जी डॉक्टर साहब, ये देखा आपने चश्मकुशा इंकशाफात हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम जरूर प्लीज बताएं कि ये जो एक मेडिसिनल, मैंने शुरू में भी पूछा था कि जब मैंने इस पर रिसर्च भी की तो ये फिजिशियन ही आपको प्रिस्क्राइब करके मेडिसिनल वीड दे सकते हैं। कोई ऐसे ही लड़का जो लोगों को बेच रहा है, ना वो डॉक्टर है ना उसके पास मेडिकल लाइसेंस है, ये गलत है। दिस इज नहीं, ये तो अलाउड ही नहीं है और इस तरह वहाँ पे भी नहीं बिक रहा, वो दूसरे स्टाइल से बिक रहा है। अगर बाहर भी बिक रहा है तो कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता कि डॉक्टर ने लिख दिया कि मरवाना पी लो जाके। मतलब कौन ऐसा डॉक्टर लिखेगा? दुनिया में कोई भी, ना हमने ऐसी पढ़ाई की है, ना कोई वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसी कोई पढ़ाई की है, ना वहाँ के साइकेट्रिस्ट ने, ना न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसी कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं। गवर्नमेंट के तौर पे लीगल एक्शंस हैं कि वो लीगल की गई है और उसकी वजूहत ये हैं कि वो कहते हैं कि मेक इट लीगल के लोग इससे बेनिफिट्स उठाएं और गलत काम ना करें। और बाहर के मुल्कों में भी बड़ी गलत चीजें लीगल हैं, इसका ये मतलब नहीं है। अमेरिका में आप कैसे एक्सपोज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज में कि कैसे उन्होंने लोगों की जानें ली हैं ऐसी मेडिसिन से जो कि पेन कंट्रोल मेडिसिन थी और लोगों को उसकी लत लगी और उसके बाद वो मर गए और फिर सू किया कंपनी को, लेकिन दे हैड मेड देयर प्रॉफिट्स। तो जरूरी नहीं कि एक चीज अमेरिका यूरोप में लीगल है तो बड़ी अच्छी है। सोशल फैब्रिक आपका किस तरीके से आपने इसको बर्बाद कर दिया ना, इससे शुक्र है कि हमारे यहाँ लीगल नहीं, इसका मतलब है कुछ हम बचाना चाहते हैं अपने यूथ को। लड़कों के लिए तो चलें ठीक है कि लड़के जो कर रहे हैं, जो हमारी जो लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां बहनें हैं, मतलब ये जो डिजास्टर अगर ये होता रहा तो हमारी बेटियां रोड पे होंगी। ये जनरेशन मुल्क को संभालेगी? आप ये समझते हैं कि अगर ये जनरेशन बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा? मतलब लड़कों की तो बात ही छोड़ दें, चले लड़के तो चलें ठीक है, मस्ती होती है, इनको बाटियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी अलाउड नहीं है हमारे मुल्क में, अलाउड नहीं है। मगर जिस तरह की लड़कियां जा रही हैं इस माहौल में और ये ड्रग डीलर बन जाएंगी, और इसमें शायर ने और इसने कहा कि हमारी तो लड़कियां भी कितनी ड्रग डीलर्स हैं। डॉक्टर साहब आप न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, मुझे बताएं जैसे अब टीनेज जैसे 15 साल का बच्चा है, अब उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, मुझे बताएं उसकी तो ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, उसकी जहनी नशोनुमा नहीं होगी, फिजिकली वो वीक हो जाएगा, किसी काबिल नहीं रहेगा। इस बारे में थोड़ा सा पहले तो स्टार्ट कैसे होता है, देखिए जब आप ये ड्रग्स में लेते हैं ना, जैसे आप ड्रग को छोड़ें वेप पे ला जाएं, अब वेप भी आपको पता है ना, वेप में भी ये नशेवार चीज़ें आ रही हैं, तो अगर ये वेप ही आपने स्टार्ट कर दिया, दिस इज एन ड्रग्स। आपका स्टाइल ऑफ वे ऑफ टॉक, स्टाइल ऑफ वे ऑफ थिंकिंग, आपका स्टाइल ऑफ वे ऑफ पढ़ने का, लर्निंग और ये सारी चीज़ें, आपकी मेमोरी सारी सूखना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कहते हैं ना कि कई दफ़ा शराब कहते हैं कि शराब जो है पीते हैं तो आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वीट और इनमें आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और आप मेंटली जो है नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, अजीब सी सोच हो जाती है, स्पार्क ही खत्म हो जाता है, स्पार्क खत्म हो जाता है, फिर आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं बिल्कुल। फिर आपकी जो स्टाइल है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोनलीनेस होता है और लोनलीनेस इज एडिक्शन है। फिर वो आपको देखें, वही वाली बात है कि पेरेंट्स देख कैसे रहे और सुसाइडल टेंडेंसीज अब पेरेंट्स आपको, और एग्रेसिवनेस इतनी आपका नेचर हो जाएगा, आप मारेंगे किसी को, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, जब आप लोनलीनेस होंगे तो ऑफ कोर्स आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जब ऐसे ड्रग में होते हैं ना, आपको होता है बिल्कुल मैं शांत हो जाऊं, किसी से बात ना करूं। ऑफ कोर्स घर वाले आएंगे, बात करेंगे। अब बड़े बड़े घरों में मुझे नहीं पता कि वो क्या सिचुएशन चल रही है, बट एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो मैं आजकल देख रहा हूँ, दैट जो रिसर्च हम पढ़ते हैं वो यही है कि पेरेंट्स की जो तवज्जो है वो ज़्यादातर बच्चों पे नहीं है, दावतों में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, टूर्स करने हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, पैसा बहुत अनगिनत हो गया। डिफेंस और क्रिप्टन में आपको पता है अनगिनत पैसे, फैमिली बॉन्ड है नहीं, फैमिली बॉन्ड है नहीं। रोके कैसे जब बच्चे इस तरफ, एक तो एक उनको भी इस वक्त जरूर दिखाएं कि ये जो केस चल रहा है इसको देखें, डरें कि दिस इज रियल एंड दिस इज हियर। आपकी मिसाल लेनी चाहिए जी, इतनी जो आप इतनी बिजिएस्ट मदर होके
कि कितना अपने आप बच्चों को ट्रैप करके रखा हुआ है। लेकिन मैं ट्रैप का इस- मतलब ये इस नहीं कि आपने सख्ती के अपनी लाड बावजूद, प्यार नहीं किया, डॉक्टर साहब, यू आर डर वेरी लगता है। केयरिंग मदर। जी, बट ठीक आई है? एम अगर सो माहौल स्केर्ड। ऐसा बन जाएगा, मैं अगर ये देखूं कि माहौल- मेरे नहीं, कुलीग्स के माहौल- बच्चे नहीं, डीलर्स बहुत हैं, बड़ा असूल। तो मैं अपने बच्चों को अब कैसे बचाएंगे? मैं डर गई हूँ एज अ पेरेंट, मेरी जान निकल गई है कि अगर मेरे कुलीग्स के बच्चे, कुलीग्स को पता भी है बच्चे उनके ऐसे दिन दहाड़े बेच रहे हैं, इसी सर्कल में ना बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, ये कैसे इसीलिए कहा बचाएंगे? जाता है कि दिल करता है कि स्कूल्स बंद में कर दूं, देखें- किसी बच्चे से ना मिले। जब तक आप कितना उन पे इन्वेस्टिगेट करें नहीं स्कूल्स पता। के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि स्कूल्स के माहौल को चेंज करना सबका पड़ेगा। माहौल ऐसा है, course, सब में उसको कुछ change बच्चे करना हैं जो ये पड़ेगा। हरकतें कर रहे हैं। अब वहाँ मुझे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा मैं जो वैसे, एक कि चीज ये कर- कैसे जी। सप्लाई हो रही है, स्कूल के अंदर कैसे आ रही है ये सबसे चीज़? एक ये भी जरूरी देखना है चीज ना। ये है क्या कि तो बच्चों स्कूल को वाले पैसे भी ना शामिल होते हैं। एडर्स बेटर्स हैं। स्कूल का खुद प्रॉफिट है, जैसे स्कूल कहता है कि हमारी टी शर्ट भी वहीं से लो, जूते भी वहीं से लो, ये भी लो, तो ये भी वहीं से लो। क्या You पता? never know, हाँ, क्या कुछ पता? भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। अलाउड तो हो सकती है, इंटरनली अलाउड। अगर कोई ड्रग, अगर बाहर इतने गार्ड्स खड़े हुए हैं, बाहर इतने टीचर्स खड़े हुए हैं, आपकी वहाँ पे काउंसलर्स खड़े हुए हैं, और तब भी स्कूल और कोई ना कॉलेजेस कोई में तो ये चीज़ involved चल है, रही है, बिल्कुल। तो समवन इज इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल, तो ये बस एंड में इसको डॉक्टर साहब, रैप बहुत अप शुक्रिया। इस तरह करेंगे कि जिस तरह भी साहिर हसन ने बताने की आपको कोशिश की है कि जैसे वो कोई मल्टीविटामिन बाहर से लेके आ रहा था, मेडिसिनल वीड ड्रग्स है, पाकिस्तान में बैंड है, हमारे मजहब में, हमारे दीन में हराम है, नहीं लेनी। एक्सक्यूजेज हैं, फजूल स्टूपिड एक्सक्यूजेज हैं, क्यों ला रहे थे? हर वो बच्चा जिसने तुमसे या किसी डीलर से कोई वीड लेता है, पीता है, हर कश में तुम्हारे लिए अजाब है, बिल्कुल ये ऐसा। याद रखना। नौजवान नस्ल को आप इस पर लगा रहे हैं, इस नशे पर लगा रहे हैं, तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जो आप कर रहे हैं इस नेशन के साथ। तो नादिया, वक्त ख़त्म हो गया जहान रमज़ान का, और एक ब्रेक के बाद जाले और मंशा ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया बहुत इस शुक्रिया प्रोग्राम में। अक्सर इस पर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक हमारी जंग है और हम इस चैनल लोगों के को बाहर तवज्जुह निकलना से चाहिए बात करेंगे। और लोगों को बताना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए कि भाई आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस बच्चों पर निगाह रखे भाई कि क्या कहाँ आपका बच्चा है। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम हम बात पूरा करेंगे दिन कहाँ है? साइंस आपके बच्चों की फिजिकल साइंस की Of वो course. ड्रग्स ले रहे हैं, और उसके बाद अगर ले रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो हम उनको कैसे उससे दूर दूर कर करें। सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, तो आपसे इजाज़त लेंगे। नादिया और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।